ठीक है, मार्च 23 क्वेश्चन पेपर 12, होपफुली किसी ने नहीं किया होगा। लेट्स सी, व्हाट रिप्रेजेंट्स अ फिजिकल क्वांटिटी। अपेरेंटली पीडीएफ भी सही तरह से लोड नहीं होगी। व्हाट रिप्रेजेंट्स अ फिजिकल क्वांटिटी, इसमें से कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है? बहुत आसान है, जल्दी से बताओ, बच्चों वाले सवाल आते हैं। सी, यस, बिकॉज इट हैज मैग्नीट्यूड एंड यूनिट, दोनों चीजें हैं। The relationship between the variables d and t is given by the equation 1 upon t equals to b over root d plus c, where b and c are constants. The unit of d is meter square and the unit of t is s. What are the units of b and c? ठीक है जी। सो क्या देखेंगे हम, होमोजेनिटी सी कर लेते हैं। ठीक है जी। 1 अपॉन टी का मतलब क्या हो गया, 1 अपॉन सेकेंड, राइट। b क्या है, b हमें ढूंढना है। सो लेट्स से b व्हाट आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट। सो लेट्स से b, अच्छा, रूट ऑफ डी यानी रूट ऑफ मीटर स्क्वायर प्लस सी। अच्छा, व्हाट डू वी सी, वी सी, अच्छा मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ, हर चीज ऊपर लेके जाऊंगा। ठीक है, सेकेंड माइनस वन विल इक्वल्स टू मीटर स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो सिर्फ मीटर रह जाएगा, ऊपर जाएगा तो मीटर माइनस वन हो जाएगा, राइट। सो दिस इज बी मीटर माइनस वन प्लस सी। ठीक है, अच्छा जी। नाउ अब मुझे बताओ, हाउ डू वी सॉल्व दिस, कैसे करेंगे इसको सॉल्व, हाउ वुड यू सॉल्व दिस नाउ? अच्छा सवाल है। आई डोंट थिंक आई हैव डन मार्च 23 एवर, कभी नहीं किया मैंने मार्च 23। ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर भी कर सकते हैं, बट गिव मी अ नॉन ट्रायल एंड एरर अप्रोच। आई वांट टू सी कि कितना किसका दिमाग चल रहा है। नॉन ट्रायल एरर दो मुझे अप्रोच। द अप्रोच इज गोइंग टू कम फ्रॉम द फैक्ट कि मीटर में मीटर ऐड किया जा सकता है, फुट में फुट, किलोग्राम में किलोग्राम, किलोग्राम में सेकंड ऐड नहीं हो सकता, सेकंड में मीटर ऐड नहीं हो सकता। तो अब बताओ, मेक इट सेकेंड इक्वेशन। नहीं, सेकेंड इक्वेशन से क्या मतलब है भाई? देखो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। डिराइव y इक्वल्स टू mx प्लस सी, क्या हो गया, कहाँ जा रहे हो? ये देखो बहुत सिंपल है। क्या होता है, मीटर में सिर्फ मीटर ऐड होता है, फुट में सिर्फ फुट, किलोग्राम में सिर्फ किलोग्राम, ठीक है नी, किलोग्राम में सिर्फ किलोग्राम, वेलोसिटी में सिर्फ वेलोसिटी, एक्सीलरेशन में सिर्फ एक्सीलरेशन ऐड अप हो सकती है। एक्सीलरेशन में आप मास ऐड अप नहीं कर सकते, राइट। तो इधर भी देखोगे, अगर आपका आंसर सेकेंड माइनस वन आना है तो उसका मतलब है ये भी सेकेंड माइनस वन है और ये भी सेकेंड माइनस वन है, क्योंकि सेकेंड माइनस वन प्लस सेकेंड माइनस वन ही सेकेंड माइनस वन हो सकता है। इसके अलावा कोई और क्वांटिटी हुई तो सेकेंड माइनस वन नहीं आ सकता, ठीक है। सो दिस इज द रीजन। अब C क्या है, C तो सेकेंड माइनस वन है, राइट। सो इट्स आइदर B और D, एंड देन यू कैन सी दैट B मीटर माइनस वन विल इक्वल्स टू सेकेंड माइनस वन, ठीक है। तो B क्या हो जाएगा, मीटर उधर डिवाइड कर दें, राइट, या मीटर आप उधर डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा मीटर पर सेकेंड। इट विल बिकम समथिंग लाइक दिस, ठीक है। सो इट शैल बी B। समझ में आया? सो इसमें आप लोग आके कहां पे फंस जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड किस तरह से इक्वल करें, क्योंकि वैसे तो हम देखते हैं ना, क्या करते हैं हम मल्टीप्लाई हो रहे तो हम यही कर देते ना, वी यूज्ड टू से, अच्छा देखो सेकंड माइनस वन है तो उधर वाली टर्म सेकंड वाली कंपेयर कर दो, अगर नहीं है तो सेकंड पावर जीरो और कंपेयर कर दो, राइट। बट इसमें आके फंसते बच्चे, और इसका वर्क अराउंड क्या था, इस बात को समझना कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन सिर्फ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज की हो सकती है जो सेम हो, ठीक है। अगर सेकंड माइनस वन आंसर आना है तो इसका मतलब है ये बी मीटर माइनस वन भी इवेंचुअली सेकंड माइनस वन बनेगा और सी भी सेकंड माइनस वन बनेगा, और सेकंड माइनस वन प्लस सेकंड माइनस वन विल इक्वल टू सेकंड माइनस वन सम एक्स वाई जी, जो भी क्वांटिटी हो, ठीक है। समझ में आया सबको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? दिस लुक्स लाइक अ फन पेपर लुकिंग फ्रॉम द सेकंड क्वेश्चन। A hollow cylinder which is open at both ends has a radius of this much and a length of this much. What is the value with its absolute uncertainty of the surface area of the cylinder? Surface area of a cylinder कैसे निकलता है? 2 pi r h, नहीं वॉल्यूम नहीं, 2 pi r h, circumference times height,
सर्कमफ्रेंस टाइम्स हाइट, वेरी गुड, 2 पाई आर इनटू हाइट, वेरी गुड। अच्छा, सिलेंडर जो है वैसे तो बड़ा कोई मुश्किल नहीं है, इसको ड्राइव भी करना, अगर भूल भी जाओ तो कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। नहीं, वॉल्यूम थोड़ी हुआ, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये 2 पाई आर एच है, ठीक है। अच्छा, अब देखो, इसमें ये मिस्टेक नहीं करना, अगर आपको पूरा टोटल सरफेस एरिया लेना है ना, तो 2 पाई आर एच क्या देता है, 2 पाई आर एच देता है ये शीट जो थी, ठीक है, दिस शीट इसका देता है, ठीक है। अच्छा, वैसे तो ये हॉलो ही है, तो बस हमें 2 पाई आर एच ही लेना है। अगर हॉलो नहीं होता और ऊपर नीचे लिड्स लगी हुई होती या बंद होता, तो फिर पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर भी होता, सर्कल्स की वजह से सर्कल्स का एरिया भी एड अप होगा, अप एंड डाउन, लेकिन क्योंकि ये हॉलो है तो आई एम नॉट एडिंग दैट, अब इतना काफी हमारे लिए 2 पाई आर एच, ठीक है। अच्छा, सरफेस एरिया की वैल्यू निकाल लेते पहले, तो फिर हम जो है वो क्या कर लेंगे, अनसर्टेनिटी वर्कआउट कर लेंगे। सो 2 × पाई, रेडियस क्या है आपका 3 सेंटीमीटर्स है, और आपकी हाइट जो है वो क्या है, दैट इज 15 सेंटीमीटर्स, ठीक है। सो व्हाट इज दिस आंसर वर्किंग आउट टू बी? आई डोंट हैव माय कैलकुलेटर। ए, ए इतनी जल्दी अनसर्टेनिटी भी आ गई? एक सेकेंड, अनसर्टेनिटी कैसे निकाली? पहले मुझे इसका आंसर बताओ। 282.7 आ रहा है। इसको सबसे पहले तो सेंटीमीटर स्क्वायर में कर लेंगे, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या हो जाएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में देखो, आपको कन्वर्ट करके तो दिया हुआ है, तो मैं बड़ी आसानी से कर सकता हूँ, 282.7 है, ठीक है। अच्छा, अब ये आंसर भी वैलिड हो सकता है, ये आंसर भी वैलिड हो सकता है। कैसे अंदाजा लगाएंगे? अनसर्टेनिटी के थ्रू, कि भाई मुझे प्रिंसिपल वैल्यू कहां तक राउंड ऑफ करनी है, राइट। सो नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन दैट्स, और वो कैसे निकलेगी, बिकॉज सब कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा डेल्टा आर अपॉन आर प्लस डेल्टा एच अपॉन एच, राइट। अच्छा जी, डेल्टा आर अपॉन आर क्या हो गया, डेल्टा आर इज 0.1 ओवर 3.0, ठीक है। कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, एंड इधर भी 0.1 ओवर 15। ये करने के बाद आपको अगर डेल्टा सरफेस एरिया चाहिए सिर्फ, तो आपको ऊपर इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 282.7 भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो वी आर गेटिंग, नहीं 0.04 नहीं आ रहा होगा, 11.308 आ रही है। यानी अब याद करो रूल क्या था, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी टू 1 सिग्निफिकेंट फिगर, तो आप इसको करेंगे 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक, ये हो जाएगी 10, और अगर आपने 10 कर दिया है, तो अब आप अपनी प्रिंसिपल वैल्यू कहां तक राउंड ऑफ करोगे, इसके पहले सिग्निफिकेंट फिगर तक, यानी आप 10 प्लेस तक राउंड ऑफ कर दोगे अपनी वैल्यू। तो 10 प्लेस तक राउंड ऑफ करके बताएं क्या हो जाएगा, 280 हो जाएगा। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू कोट योर एक्चुअल आंसर ओवर हियर, ठीक है। सो डोंट जस्ट गो ऑन टू द आंसर, आंसर ये दोनों सही है, लेकिन आपने फिर अपनी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के थ्रू कंप्यूट करके प्रॉपर्ली करना है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इसमें? दिस इज अ नाइस पेपर, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी छोटी छोटी हैं जो इन्होंने रिवाइज करवाई हैं शुरू में ही, which used to not happen a lot of times. A snooker ball of mass 0.20 kg has a collision that its direction of movement changes by an angle of 90 degree as shown. Snooker ball थी यूं जा रही थी, after the collision यूं जा रही है, ठीक है। The ball has a speed of this much before the collision and a speed of this much after the collision. What is the magnitude of the change in momentum of the snooker ball? ठीक है जी, तो कैलकुलेट करें और मुझे बताएं। सर बाय ट्रायंगल वी कैन कैलकुलेट, ठीक है जी। सो वी आर गोइंग टू यूज पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है जी। वही होगा, हम हेड टू टेल रूल करते हैं और हम बना लेते हैं अपना, ठीक है। अच्छा, अब इधर एक मिस्टेक आप में से अक्सर बच्चे इधर करके आ जाएंगे, और वो मिस्टेक क्या है, बिफोर द कोलिजन ये थी, राइट, यानी हेड टू टेल रूल कर रहे हैं, पहला वेक्टर ये है, दिस इज द फर्स्ट वेक्टर, ठीक है जी। ये मेरा पहला वेक्टर आ गया, और ये क्या है, दिस इज 0.4 इंटू 0.2 कितना हो जाएगा, 0.08 आई गेस, 0.08, ठीक है। जो भी ये मोमेंटम आ गया, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट आपका वेक्टर, दिस इज द फर्स्ट, ठीक है। अब अक्सर बच्चे क्या करेंगे, वो आफ्टर द कोलिजन वाला यहां पे बना के आ जाएंगे और रिजल्टेंट निकाल देंगे, ये वो ये रिजल्टेंट निकाल देंगे, ठीक है। दिस इज रॉन्ग, ये नहीं है, ठीक है। दिस इज नॉट द एक्चुअल सॉल्यूशन, इसमें तो सही आ जाएगा आंसर, देयर इज नो प्रॉब्लम, अगर आप ऐसे भी कर लेंगे आंसर सही आएगा, लेकिन क्या वेक्टर की डायरेक्शन सही आएगी? नहीं, वेक्टर की डायरेक्शन गलत आई आपके पास, ठीक है। वो दिखा देते हैं, आई हैव डन दिस सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन विद यू गाइस पहले भी। तो आपको ये क्या देखना है, आपको ये देखना है
कि भाई ये है आफ्टर द कोलिजन, यानी ये एक कोई चेंज का वेक्टर आया है और ये उस चेंज के वेक्टर के आने के बाद की कहानी है, ये वो फाइनल रिजल्टेंट वेक्टर है। दिस इज द फाइनल रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है, ये चेंज का वेक्टर नहीं है। तो ये बेसिकली क्या है, ये आपका रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट कैसे बनता है, फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर। अब हमें हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर तो पता नहीं है कहाँ है, हमें टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर पता है कहाँ है। तो टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर से आपने अपना रिजल्टेंट बना लिया, ये रहा मेरा रिजल्टेंट, ठीक है जी। 0.3 इंटू 0.2 बिकम्स 0.06 आई बिलीव, ठीक है। कोई कंफर्म कर दे साथ साथ ये वैल्यूज, ये ना हो मैं अपनी पत्नी कौन सी मैथ लगा रहा हूं उसमें। और चेंज का जो वेक्टर है, चेंज का वेक्टर ये रहा, ठीक है। दिस इज योर चेंज का वेक्टर, ठीक है, दिस इज योर चेंज का वेक्टर, और आपको ये निकालना है, ठीक है। अगर आप कैलकुलेशन वैसे भी कर लेते ना, आप वेक्टर गलत रख के भी कर लेते तब भी आंसर सही आता, कोई बात उसमें गलत नहीं, लेकिन आपकी डायरेक्शन गलत आती। और अगर कोई ऐसा एमसीक्यू आ गया 2 दिन बाद जिसमें डायरेक्शन पूछी हुई हो, तो आपका आंसर आप गलत है। तो इसलिए मैंने ये क्लियर किया, ठीक है। सो ये कैसे निकलेगा, दिस कैन बी वर्कड आउट थ्रू 0.08 स्क्वायर प्लस 0.06 स्क्वायर एंड होल अंडर रूट, एंड मुतहर हमें बोल रहे हैं 0.1 आ रहा है। इसका आंसर आना भी चाहिए 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर 10 स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया 0.06 कैसे, ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी इनटू मास। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। सो आई कैलकुलेटेड आउट दी मोमेंटम डायरेक्टली, मैंने वेलोसिटी के नहीं बनाया वेक्टर डायग्राम, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें, एंड मेक श्योर ये क्वेश्चन आया है, 1-2 दफा आया है, तो इसमें बस ये समझ लें कि रिजल्टेंट की बात जब की जाएगी रिजल्टेंट है वो, और जब चेंज की बात की जाएगी तो चेंज अलग है, ठीक है। अच्छा, a ball is kicked upwards at an angle of 45 degree to the horizontal ground, नहीं, हेड टू टेल रूल फॉलो है, देखो ये रहा पहला वेक्टर, ये रहा दूसरा वेक्टर, और रिजल्टेंट कहां से बनता है, फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर। सही तो हुआ, फॉलो तो हुआ हेड टू टेल रूल, ठीक है। अच्छा, a ball is kicked upwards at an angle of 45 degree to the horizontal ground. After a short flight, the ball returns to the ground. It may be assumed that air resistance is negligible. What is never zero during the flight of the ball? क्या चीज कभी भी जीरो नहीं होती। अच्छा भला अच्छे अच्छे एमसीक्यूज दे रहे थे, फिर उसके बाद उन्होंने जो है वो बेकार एमसीक्यूज देना शुरू कर दिए हैं। सो यस, यू ऑल आर करेक्ट, 5 इज बी, ठीक है। बहुत आसान था ये तो, इसमें कुछ भी सोचने की भी जरूरत नहीं है। ओह वेरी गुड, नाइस, दिस वन इज नाइस। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है, आई थिंक आई हैव डन दिस वन बिफोर विद यू गाइस एज वेल, रिपीटेड है ये। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, आपका काम है आपने इसको एक्सीलरेशन टाइम में बनाना है। तो ट्राई दिस, गिव मी द एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ जो इसमें से आपको नजर आ रहा है, ए बी सी डी में से, व्हाट डू यू थिंक इट्स गोइंग टू बी, ठीक है। दिमाग में रहे, एक दफा नहीं होगी जो प्रोसेस आप लोग सोच रहे हो, 2 दफा होगी। डिस्प्लेसमेंट टाइम से वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी टाइम से एक्सीलरेशन टाइम, ठीक है। 2 दफा आपको एक ग्राफ बनाना पड़ेगा वेलोसिटी टाइम का, फिर आप एक्सीलरेशन टाइम पे जाएंगे, सही है। डिस्प्लेसमेंट टाइम वेलोसिटी टाइम में कन्वर्ट करना है, ये याद रखिएगा कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट क्या होता है, दैट इज वेलोसिटी, ठीक है जी। एंड देन वेलोसिटी टाइम का ग्रेडियंट क्या होगा, वो होगी आपकी एक्सीलरेशन, ठीक है। एंड दिस इज गोइंग टू मेक इट वेरी वेरी इजी, कुछ भी नहीं देखना। ये क्या है, दिस इज ए पॉजिटिव कांस्टेंट ग्रेडियंट, है ना। ये क्या है, दिस इज ए नेगेटिव कांस्टेंट ग्रेडियंट। ये क्या है, दिस इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट ग्रेडियंट। ये क्या है, दिस इज अ नेगेटिव कांस्टेंट ग्रेडियंट। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपका ऐसा है, लेट्स सी। पॉजिटिव वेलोसिटी कांस्टेंट, ठीक है, फिर नेगेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट, फिर पॉजिटिव वेलोसिटी कांस्टेंट, फिर नेगेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट। तो द ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है, इट्स समथिंग लाइक दिस। बहुत दूर बन गया वो वाला, एक सेकेंड इसको वापस ले आते हैं। ये हो गया आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ को आपने क्या करना है, आपने इसको एक्सेलरेशन टाइम में बदलना है। देखें भाई, ये क्या है, ग्रेडियंट क्या है, इधर जीरो है, सो योर ग्रेडियंट इज जीरो ओवर हियर। ये क्या है, ग्रेडियंट आपका इधर भी जीरो है। ये क्या है, आपका ग्रेडियंट इधर भी जीरो है। ये क्या है, आपका ग्रेडियंट इधर भी जीरो है। तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन हर जगह जीरो है। कौन सा ग्राफ है जहां पे हर जगह एक्सेलरेशन जीरो है, डी में। लेकिन डी में स्पाइक्स क्यों आ रही है, ये स्पाइक्स क्यों आई, स्पाइक्स इसलिए आई, देखें over here you had a almost negative infinity gradient, नजर आ रहा है, आप ऊपर से एकदम बिल्कुल स्टीपली नीचे गिर जाते हो। सो दिस इज अ नेगेटिव इंफिनिटी का ग्रेडियंट, ठीक है जी। ये क्या है,
ये आप नीचे से ऊपर आ रहे हो एकदम से, दिस इज लाइक समथिंग लाइक अ पॉजिटिव इन्फिनिटी का ग्रेडियंट, और ये क्या है, नेगेटिव इन्फिनिटी। तो देखो ग्राफ में स्पाइक्स क्या दिखाई जा रही है, नेगेटिव स्पाइक बहुत बड़ी, पॉजिटिव स्पाइक स्पाइक बहुत बड़ी, नेगेटिव स्पाइक बहुत बड़ी। सो दिस इज द ग्राफ दैट इज कंप्लीटली मैपिंग ऑन टू योर डिस्प्लेसमेंट टाइम का, ठीक है। अच्छा, विच एक्सप्रेशन डिफाइंस फोर्स, कौन सी एक्सप्रेशन डिफाइंस फोर्स, डिफाइन, ठीक है, नॉट अ फॉर्मूला, डिफाइन। change of momentum over time taken, it is the rate of change of momentum, very good, ठीक है। अच्छा, उसके बाद a ship of mass 8.4 into 10 to the power 7 uh, a ship of mass 8.4 into 10 to the power 7 kg is approaching a harbor with speed this much. By using reverse thrust, it can maintain a constant total stopping force of 920,000 newtons. How long will it take to stop? तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू स्टॉप, कैसे निकालेंगे, क्या करना है इसमें, क्या हो रहा है, F इक्वल्स टू एम ए, ठीक है जी। पहले तो हम ये कर सकते हैं, लेट्स फर्स्ट ऑफ वर्क आउट दी एक्सेलरेशन, ठीक है। या आप ये भी कर सकते हो कि F इक्वल्स टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। यू कैन यूज बोथ ऑफ दी थिंग्स। although what I am going to do is I am going to try and show you the other approach, जो है आपकी काइनेमैटिक्स दिखाऊंगा, ठीक है। काइनेमैटिक्स के थ्रू अगर आप करते हैं तो F इक्वल्स टू एम ए, जैसे दानिया ने पहले बोला, भाई दानिया ने बोला कि आप F आपको पता है 920,000, ठीक है। ये इसका मास है 8.4 इंटू 10 टू पावर 7। आप क्या कर लें, आप एक्सेलरेशन निकाल लें। तो दानिया बताओ जल्दी से एक्सेलरेशन क्या आ रही है, 920,000 डिवाइड बाय दिस 8.4 इंटू पावर 7, 0.01095, ठीक है। बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन है भाई ये तो, खैर। अच्छा, ये आ गया आपके पास। अब हमें क्या करना है, हमें v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लगा लेते हैं, ठीक है, बड़ी आराम से हो जाएगा। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, हमें रोकना है इसको, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, इनिशियल वेलोसिटी आपकी ये लिखी हुई 16.4, ठीक है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव जाएगी नेगेटिव में जाएगी, शुड आई पुट इन दिस एज पॉजिटिव और शुड आई पुट दिस इन एज नेगेटिव, नेगेटिव। वो क्यों, क्यों नेगेटिव क्यों डालेंगे हम, डिक्रीजिंग, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू स्टॉप इट, ठीक है। स्टॉप कर रहे हो, रिवर्स थ्रस्ट है, रोकना चाह रहे हो, तो इसलिए आप इसको -0.01095 टी, ठीक है। एक ही दफा कंप्यूट कर लें, क्या आ जाएगा, 16.4 डिवाइडेड बाय 0.01095, ठीक है। व्हाट इज द आंसर कमिंग आउट टू बी 1497 सेकेंड्स, ठीक है। अब इन ये दो तो नहीं हो सकते, तो अब इसको आप मिनट्स में कन्वर्ट कर लें। मिनट्स में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 60 करना पड़ेगा। तो डिवाइड बाय 60 करें, 25 मिनट्स आ रहे हैं आपके पास, ठीक है। सो व्हाट्स द टाइम, दिस इज द टाइम फॉर यू, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने ये भी बोला क्या चीज कि सर F इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लगा लें, ये भी बात सही है, कोई इसमें गलत बात नहीं है, आप ये भी कर सकते हो। 920,000 will equals to the rate of change of momentum. Momentum change कैसे करते हैं, momentum final minus momentum initial. Momentum final क्या है, who is going to tell me that, what's the momentum final? Mass. Momentum final is mass. Momentum final क्या होगा, इस शिप का फाइनल मोमेंटम क्या होगा, 0 होगा, राइट, बिकॉज रुक गई है, ठीक है। सो मोमेंटम फाइनल इज 0। अच्छा, एक काम हमें करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्योंकि वेक्टर की इक्वेशन है, तो हम थोड़ी सी थोड़ा केस सिनेरियो देख लेते हैं। लेट्स से दिस वाज गोइंग विद 16.4 लाइक दिस इन दिस डायरेक्शन, इस पे आप एक रिवर्स डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, ठीक है। सो दिस फोर्स इज नेगेटिव, सही है, और हम कह लेते हैं राइट वर्सेस पॉजिटिव, तो उस हिसाब से फोर्स नेगेटिव जाएगी और 16.4 ये जो मोमेंटम है 16.4 की वजह से वो पॉजिटिव जाएगा, ठीक है। सो माइनस एंड देन दिस इज गोइंग टू बी 8.4 इंटू 10 टू पावर 7 इंटू क्या है तुम्हारा 16.4, ठीक है। 16.4 पॉजिटिव में जा रहा है, ये आ गया, और डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ठीक है। और आप जो है वो अब क्या कर लें, आप जो है वो सीधा सीधा ये कर लेंगे कि डेल्टा टी विल इक्वल्स टू 8.4 इंटू 10 टू पावर 7 16.4, ठीक है जी। माइनस माइनस में कैंसिल कर देता हूँ इधर, सही है, एंड देन यू आर गोइंग टू डिवाइड बाय 920,000, ठीक है। दोबारा से आंसर वही आएगा आपके पास,
होपफुली, ठीक है, कोई कैलकुलेट करके बता दे, just confirm. So it should come out to be 1497 seconds. Yes, so this is also another way that you could have done it. I'm not saying कोई गलत था, मैं नहीं, लेकिन मैं एक हिंट क्या बोलूंगा, काइनेमैटिक्स के उसमें आ रहा है पोर्शन में, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 9 10 यूजुअली है काइनेमैटिक्स, ठीक है, 5 तक फिजिकल क्वांटिटी में, उसके बाद काइनेमैटिक्स चलना शुरू होती है, तो ये काइनेमैटिक्स उसमें आ गया, ठीक है, बट इट्स देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, जिस तरीके से भी करना चाहो आप लोग कर सकते हो, मैं सिर्फ एक हिंट बता रहा हूँ कि इफ यू आर कंफ्यूज क्या अप्लाई करना है, go for the topic. The velocity time graphs of 4 different objects are shown. Which graph represents an object falling from rest through a long distance in the Earth's atmosphere? बहुत आसान सवाल है, कौन सा ग्राफ है फ्री फॉल का, जब एक चीज हवा में गिर रही होती है? नहीं दानिया, दानिया, why are you making such silly mistakes? कौन सा होता है ग्राफ जब एक ऑब्जेक्ट हवा में गिर रहा है, तो ग्राफ कौन सा बनता है? डी बनता है। और डी क्यों बनता है? बिकॉज शुरू में 9.1 की एक्सेलेरेशन, लेकिन एक्सेलेरेशन डिक्रीज करते 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 जीरो हो गई, वेलोसिटी इंक्रीज करते 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 टर्मिनल वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, राइट, ये सब कुछ डी में आता है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द टॉपिक्स दैट आई एम गोइंग टू से, फ्री फॉल, ठीक है, इसके ग्राफ्स देख के जाइएगा, ठीक है, फ्री फॉल ग्राफ्स, और फ्री फॉल समझ के चले जाइएगा। एक एमसीक्यू इस पे आ रहा है, सही है, एक एमसीक्यू लाजिमन लाजिमन आपके पेपर में फ्री फॉल का ग्राफ पे आएगा, या फ्री फॉल का कुछ वेक्टर डायग्राम या कुछ ऐसी कोई बात पूछी होगी, लाजिमन आएगा, लिख के रखने वाला। तो एक ये टॉपिक है जो आपने लाजमी देखना है 1 मार्क के लिए, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, इधर आ जाए, ये आ जाए इधर, सॉरी एक ही लिख देता, 1 मार्क की अनसर्टेनिटी भी आएगी, ठीक है, तो मेक श्योर अनसर्टेनिटीज देखने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये ना हो कि बिल्कुल ही अनसर्टेनिटी वाले सवाल में आप खो के आ रहे हैं मार्क्स, ठीक है। पहला वाला सवाल या तो एस्टिमेट्स पे होता है, या तो इस पे होगा, फिजिकल क्वांटिटी क्या है, या वो स्केलर वेक्टर के बारे में कुछ पूछा होगा। सेकंड वाला यूजुअली इज बेस्ड ऑन होमोजेनिटी दिस टाइम अराउंड, लेकिन कोई श्योरिटी नहीं है, अब ये नहीं है कि मैं आपको बोल रहा हूँ यही आएंगे, इस तरह से नहीं होगा पेपर पैटर्न, लेकिन जो जो मुझे पता है पक्का पक्का मैं आपको बता रहा हूँ, ये आएगा, अनसर्टेनिटीज का एक सवाल है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात आप लोग ये देख लें कि ऑब्वियसली प्रोजेक्टाइल मोशन भी आएगा, अब उसका कोई न्यूमेरिकल आ जाए वो आ जाए, काइनेमैटिक्स की एटलीस्ट एक कैलकुलेशन तो आएगी आएगी, देयर इज नो अदर वे अराउंड, ठीक है। फ्री फॉल का ग्राफ, वेलोसिटी टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम, एक्सेलरेशन टाइम, तीनों में से कोई भी आ सकता है, और या तो उसकी कोई लॉजिक के बारे में कोई चीज पूछी भी होगी। याद है स्टोन और रबर बॉल का, हमने हर पेपर में, आप सारे पेपर खोल के देख लिया, हमने हर पेपर में फ्री फॉल का एक क्वेश्चन लाजिमन देखा है, ठीक है, तो वो देख के जाइएगा। अच्छा, विच स्टेटमेंट अबाउट कोलिजन्स इज करेक्ट, तो कौन सी स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट कोलिजन्स? सी लॉक कर दूं? सी सही है, किसी और को कोई और आंसर तो सही नहीं लग रहा? परफेक्ट, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या है, आई एक्चुअली नॉट डन दिस पेपर एवर, ऐसा क्यों? पता नहीं, मैंने कभी पहले नहीं किया। A satellite uses 2 thrusters to adjust its motion in space, ठीक है, एक थ्रस्टर ये रहा, एक थ्रस्टर ये रहा, each thruster exerts a force of 40 Newton on the satellite. The line of action of each of the force is a perpendicular distance of 2.3 meters from the center of gravity of the satellite. These two parallel forces act in opposite directions. Very good. टॉर्क का सवाल है, कपल है ये, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी दिया हुआ है दोनों के बीच में, टॉर्क है ये, और नीचे आपको और भी क्लियर कर दिया, व्हाट आर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द टॉर्क एंड द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द सैटेलाइट ड्यू टू द 2 थ्रस्ट फोर्सेस। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी, 80 होगी या 0 होगी, पहले तो ये बता दें आप जवाब, रिजल्टेंट फोर्स 80 होगी या 0 होगी? आंसर फ्रॉम एवरीवन, 0 होगी डेफिनेटली, क्यों? बिकॉज 40 माइनस 40 दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल आउट कर जाएंगे। और टॉर्क क्या होगी, टॉर्क का फॉर्मूला आप सबको पता है, torque equals to one of the forces in the couple multiplied by the distance between the couple, ठीक है जी। So 2.3 plus 2.3 that is 4.6. So what's that working out to be? 180, ठीक है जी। तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा। सॉरी, नंबर 3 पता नहीं क्यों लिख रहा हूं मैं, ठीक है, इसमें कुछ देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आई एम जस्ट टेलिंग यू समथिंग अबाउट अ टॉर्क और अ कपल विल कम इन, ठीक है जी। अच्छा, मोमेंट्स भी आ सकते हैं,
अब ये नहीं बोल रहा डिफरेंट और जो सवाल है वो खत्म है, नहीं, मोमेंट्स का सवाल भी आएगा, रिजल्टेंट फोर्स जो हमने करते हैं, इक्विलिब्रियम वगैरह देखना, वो सब चीजें आएंगी, ठीक है। लेकिन समथिंग अबाउट टॉर्क और कपल, वो पूछ लेंगे कपल है कि नहीं है, ठीक है, टॉर्क निकाल दें, मोमेंट क्या है, आपने बस मोमेंट आर्म देख के और सब चीजें करनी होती है। समथिंग अबाउट अ टॉर्क और कपल कैन आल्सो कम आउट। कुछ देखने की जरूरत नहीं इसमें, कुछ खास कुछ देखने का है नहीं वैसे, बस ये है कि माइंड बना के जाइएगा। अच्छा, okay, the diagram shows two ways of hanging the same picture, ठीक है जी। एक तरीका ये है, एक तरीका ये है, सही है। In both cases, a string is attached to the same points on the picture and looped symmetrically over a nail in a wall. The forces shown are those that act on the nail, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम किसकी है, नेल की है। In diagram 1, the string loop is shorter than in diagram 2. डायग्राम 1 में जो स्ट्रिंग का लूप है वो शॉर्टर है देन इन डायग्राम 2. Which information about the magnitude of the forces is correct? तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही लिखी हुई है आपके नॉलेज और एक्सपीरियंस के हिसाब से? That's actually really nice. Everyone is getting the answer directly. ठीक है, wow, that's amazing. तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँ, इसका मतलब सब सही कर लोगे? मुझे बताओ करा किस तरह है, सबने इतना सही से जवाब कैसे दिया? इट वाजंट सो इजी, इतना तो आसान नहीं था कि ऐसे कर लोगे। तो अच्छा, R1 इक्वल्स टू R2, ठीक है। आई थिंक जो है वो ये बड़ा क्लियर है, क्योंकि आपको इवेंचुअली क्या करना है, वेट बैलेंस आउट करना है, ठीक है। तो अगर मैं पिक्चर की फ्री बॉडी डायग्राम देखूंगा, अगर मैं पिक्चर की फ्री बॉडी डायग्राम देखता हूं तो वेट को कैंसिल आउट करना है, ठीक है। पिक्चर पे वेट है और नीचे टी, ये दो T1 है, ठीक है। अब T1 के वर्टिकल कंपोनेंट जब हम इस पे देखेंगे नेल पे, तो R के बराबर होंगे, राइट। सिमिलरली ओवर हियर, तो वही बात है, दिस इज, देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट ओवर देयर, इसमें कोई गलत बात नहीं, देयर इज नथिंग रॉन्ग। अच्छा, और T1 T2 से बड़ा है, ये हमें कैसा पता चलेगा, ये हमें ऐसे पता चलेगा। रीजन फॉर दैट बीइंग कि ये रहा आपका एंगल थीटा, ठीक है। सो इफ यू गोइंग टू रिजॉल्व T1, तो ऑब्वियसली वेट को बैलेंस आउट कौन सी कंपोनेंट कर रही है, वेट को बैलेंस आउट कर रही है द वर्टिकल कंपोनेंट, यानी 2T1 साइन थीटा, दोनों के वर्टिकल कंपोनेंट्स इक्वल्स टू दी W, ठीक है, राइट। अच्छा, अब मसला क्या है, इसमें थीटा स्मॉल है, राइट। तो थीटा स्मॉल है अगर, तो इसका मतलब है साइन थीटा स्मॉल है, थोड़ा सा अलग करके लिख दो, 2T1 साइन थीटा, ठीक है। अब W नीचे लग गया, आपको क्या पता है, आपको पता है थीटा आपका स्मॉल है, तो इसका मतलब है एज अ होल साइन थीटा आपका स्मॉल है। तो अगर साइन थीटा स्मॉल है इक्वल, तो हमें वेट के ही बराबर करना है, स्मॉल तो कुछ नहीं कर सकते हम, तो किस चीज को बढ़ना पड़ेगा, टेंशन को बढ़ना पड़ेगा, द टेंशन विल हैव टू इंक्रीज, एंड फॉर द सेम रीजन यहाँ पे आपका ये इधर जो है वो थोड़ा कम आएगा। सो 2T साइन थीटा विल इक्वल्स टू W। अब इसमें क्या मसला है, इसमें जो आपका एंगल थीटा है वो बड़ा है, तो इसकी वजह से साइन थीटा एज अ होल बड़ा आ रहा है, तो उसमें यू कैन हैव ए लोअर टेंशन, ठीक है जी। बहुत सिंपल सा है, इसमें और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, एंड आई एम वेरी गुड, वेरी ग्लैड एक्चुअली कि सबने जो है उसका आंसर सही दिया। An object shaped as a hemisphere rests with its flat surface on a table. The object has radius r and density rho. The volume of a sphere is this. Which average pressure does the object exert on the table? तो ऑब्जेक्ट टेबल पे क्या प्रेशर लगा रहा है, तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, डज एनीवन रिमेंबर? प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। अच्छा, अब मुझे जल्दी से बताओ, इस फॉर्मूला में मैं फोर्स क्या चीज डालूंगा, व्हाट्स द फोर्स गोइंग टू बी? अगर मुझे इसका प्रेशर निकालना है तो इसकी फोर्स क्या है, व्हाट फोर्स इज अप्लाइंग ऑन द ग्राउंड, ऑन द टेबल, व्हाटएवर, वेट, ठीक है। यानी हम इसका लेंगे वेट, सही है जी। सो वी आर गोइंग टू टेक इट्स वेट। बाय द वे, एरिया क्या होगा, एरिया सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर लेंगे, या सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर लेंगे, या क्या लेंगे, व्हाट शुड द एरिया बी? क्या एरिया होगा टेबल के साथ कांटेक्ट में? कभी हेमिस्फेयर देखा है, प्याला देखा है कभी किसी ने? सर्कल होगा, ठीक है। बॉल का सरफेस क्या होता है, ऊपर से सर्कल होता है, तो उसको जमीन पे भी रखोगे तो क्या होगा, सर्कल ही आएगा, इट्स गोइंग टू बी सर्कल। सो द एरिया इज अ सर्कल। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर कंफ्यूज करने के लिए आपको किसी काम करिए वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, ठीक है। वेट क्या होता है, वेट होता है mg, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई r स्क्वायर, राइट। अच्छा,
अब मसला क्या है, m को हटाना है। m कैसे हटेगा, डेंसिटी के थ्रू, राइट। सो लेट्स सी द ऑब्जेक्ट इज रेडियस r इन दिस, सो डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, राइट। सो मास इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, राइट। सो क्या हो जाएगा, डेंसिटी तो डेंसिटी है, वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ये है लेकिन इसका आधा, क्योंकि ये स्फेयर का दिया हुआ है, आपको स्फेयर के आधे का ढूंढना है, राइट। यस, काम आ गया, पहले लग रहा था काम नहीं आएगा। सो हाफ ऑफ 4/3 pi r cube, so that will equals to 2/3 pi r cube rho, ठीक है। This is what we're going to get, 2/3 pi r cube rho. Let's put this in over here now, mass की जगह, ठीक है। So mass की जगह डालेंगे 2/3 pi r cube rho, pi r cube rho g over pi r square. Let's see, पाई पाई कैंसिल, आर स्क्वायर ये कैंसिल, तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास फाइनल आंसर आ गया 2/3 आर रो जी, या रो जी आर जो भी लिखा होगा, लेट्स सी। तो आई गेस इट्स डी, ठीक है, 2/3 रो आर जी। या बल्कि चलो पहले डू दिस, 15 करो पहले। डी, डी क्यों गलत है, द पॉइंट वेयर ग्रेविटी एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट, ये सही नहीं है, डी भी तो सही है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी, क्यों बी क्यों कह रहे हो, डी क्यों नहीं कह रहे। डी भी तो सही है, जहां से ग्रेविटी एक्ट कर रही है, खत्म कहानी, डी भी सही है बिल्कुल। अज्यूम्ड, वेरी गुड। सो हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज एन इमेजिनरी पॉइंट प्रोड्यूस्ड बाय अस ह्यूमंस टू मेक आवर कैलकुलेशंस इजियर, ठीक है जी। असल में सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज नथिंग, ऐसी कोई चीज नहीं है नोन एज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। ये हमने अपने लिए करा हुआ है टू मेक आवर कैलकुलेशंस इजियर, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोई असल चीज नहीं, ठीक है। अच्छा, a system with an efficiency of this much wastes 230 watts of power. What is the useful output power of the system? तो हम useful output power क्या है हमारी सिस्टम की, वो निकाल लेते हैं। efficiency का फॉर्मूला आई होप एवरीवन रिमेंबर्स, बहुत आसान है वाला क्वेश्चन। यस, सो इट इज यूजफुल आउटपुट अपॉन टोटल इनपुट इक्वल्स टू, सॉरी, इनटू 100, राइट। अच्छा, 74% इसकी एफिशिएंसी है, वेस्ट कितनी कर रहा है, 230 वॉट्स ऑफ पावर वेस्ट कर रहा है, राइट। अच्छा, यानी यानी इस बात को समझो, 74% क्या है, यूजफुल आउटपुट अपॉन टोटल इनपुट। अब 230 वॉट्स अगर वेस्ट पावर है, तो कैन आई से कि 100 माइनस 74 यानी 26% इज एक्चुअली दिस 230 वॉट्स ऑफ पावर। बिकॉज यूजफुल क्या है, यूजफुल तो अलग है जो हमें दी हुई नहीं है, हमें तो वेस्ट दिया हुआ है। तो वेस्ट क्या होगा, वेस्ट होगा 100 में से 74 निकाल दोगे तो 26% आपकी 230 वॉट्स आ रही, राइट। सो आई एम गोइंग टू यूज दिस नाउ, सो आई एम गोइंग टू से के इज गोइंग टू रिमूव दिस। हमें निकालना क्या है वैसे बाय द वे, यूजफुल आउटपुट पावर निकालनी है, लंबा करा हुआ फालतू का सवाल। अच्छा खैर कर लेते हैं, हमारा क्या जा रहा है, ठीक है। ये हो जाएगा 26 एंड दिस इक्वल्स टू 230 वॉट्स, ठीक है, 230। तो टोटल इनपुट निकाल लेते हैं पहले। तो टोटल इनपुट क्या आ गया, आई एम जस्ट राइटिंग इनपुट। इनपुट आ जाएगा 230/26 into 100। व्हाट्स दिस वर्किंग आउट टू बी, 230 100 एंड आई डोंट नो, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है। सो अगर आउटपुट को x माइनस 230 ले लें और इनपुट को x, तो हो जाएगा यस एग्जैक्टली ये भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये आ गया आपका 884, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें निकालनी है यूजफुल आउटपुट। तो 884 में से 230 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो यूजफुल आउटपुट आ जाएगा, राइट। तो यूजफुल इक्वल्स टू 884 minus 230, so that is working out to be 654 watts, that is, ठीक है जी। और इब्राहिम कह रहा हूँ, हमाद ने पूछा ना, हमाद योर अप्रोच इज ऑल्सो 110% करेक्ट। आप x माइनस 230 अपॉन x इंटू 100 भी कर दोगे तो उससे भी आंसर आ जाएगा, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। अच्छा जी, लेट्स गो बैक टू ओवर हियर। A probe is used to monitor the quality of water in the sea. The probe is suspended
अच्छा, एक और बात लिख ले, ठीक है। अब थ्रस्ट एग्जामिनर को रिसेंटली बहुत पसंद आने लगा है, लाइक मतलब हर पेपर में आप सवाल देखेंगे, इवन P2 में भी उसको यूजुअली वो टारगेट कर रहा है अब थ्रस्ट को, ठीक है। द रीजन फॉर दैट इज, सही तरीके से लोग नहीं पढ़ा रहे होते हैं, बच्चों को नहीं पता होता अब थ्रस्ट क्या है, बच्चों को बस एक फॉर्मूला पता होता है, रो ए एच जी, खत्म, ठोक के आ जाओ। नहीं, ऐसा नहीं, अब थ्रस्ट में और बहुत सारी रो ए एच जी नहीं है, रो एफ ए एस जी है। रो एफ यानी रो ऑफ द फ्लूइड है, ए एच कैन ऑल्सो बी मेड इनटू वॉल्यूम, तो रो भी जी भी है। और वॉल्यूम कौन सा, जो सबमर्ज्ड है, कोई सा भी वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम वो जो सबमर्ज्ड है, ठीक है। सो ये सब चीजें हैं अपथ्रस्ट के बारे में विच यू वांट टू बी हैविंग इन द ग्राफ। तो क्या कर लीजिएगा, अपथ्रस्ट की स्लाइड्स देख लीजिएगा फॉर दिस पार्ट, एक क्वेश्चन अपथ्रस्ट रिलेटिंग तो आने ही वाला है, ठीक है। अ प्रोब इज यूज्ड टू मॉनिटर द क्वालिटी ऑफ वाटर इन द सी, द प्रोब इज सस्पेंडेड ऑन अ वर्टिकल स्ट्रिंग दैट इज अटैच्ड टू ए स्फीयर, द स्टेशनरी स्फीयर फ्लोट्स इन इक्विलिब्रियम ऑन द सरफेस ऑफ द सी एज शोन। स्टेशनरी है, ठीक है। द स्फीयर हैज अ वेट ऑफ 5 न्यूटन्स, इसका वेट है 5 न्यूटन्स का, और प्रोब एंड द स्ट्रिंग हैव अ कंबाइंड वेट, तो मैं प्रोब का वेट स्ट्रिंग के साथ मिला के यहीं से मार्क कर रहा हूं 2 न्यूटन का, ठीक है। नाउ द डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज दिस मच, द अपथ्रस्ट एक्टिंग ऑन द प्रोब एंड थ्रेड इज नेग्लिजिबल। प्रोब एंड थ्रेड पे नेग्लिजिबल है, स्फीयर पे नेग्लिजिबल नहीं, ठीक है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर बिलो द सर्फेस ऑफ द एरिया, तो क्या करेंगे हम अप्लाई, बिकॉज दिस इज स्टेशनरी, बिकॉज इज इन इक्विलिब्रियम, कौन कौन सी फोर्सेस है, एक वेट है और दूसरा क्या होगा, अपथ्रस्ट होगा इस पे, राइट। बहुत ही आसान, कुछ भी नहीं है, अब थ्रस्ट विल इक्वल टू द वेट। क्या इसमें ड्रैग फोर्स हो सकती है, कैन वी हैव ड्रैग फोर्स इन दिस क्वेश्चन, नो, व्हाई इज दैट, स्टेशनरी, मूव नहीं कर रहा है, कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, कुछ नहीं है, तो स्टेशनरी है, तो इस पर कभी भी ड्रैग फोर्स नहीं होगी, ठीक है जी। 5 + 2 दैट इज 7, वेट क्या है आपका, वेट आज सॉरी 5 + 2 7 इधर आएगा, ठीक है। अब थ्रस्ट क्या हो जाएगी, अब आपको वॉल्यूम निकालना है, तो कोई जरूरत नहीं है आपको क्या करने की, रो ए एच जी लगाने की, आप लगाएंगे रो बीजी, ठीक है। अच्छा, अब डेंसिटी ऑफ सी वाटर जाएगी, ठीक है, अक्सर बेशतर कंफ्यूज करने के लिए ऑब्जेक्ट की भी डेंसिटी दे देंगे, उसको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये रॉ एफ है, तो रॉ एफ क्या है, 1.03 इंटू 10⁻³ वॉल्यूम क्या आएगा, वॉल्यूम डायरेक्ट वही आएगा जो सबमर्ज्ड है, आपको और कोई छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो वॉल्यूम एंड देन 9.81 will equal to 7, so volume will equals to 7 divided by 9.81 into 1.03 into 10⁻³. So the answer is coming out to be 6.93 into 10⁻⁻4 according to Muttahar. ठीक है जी, so that is D. सही है। अच्छा, अगर ये पूछा होता आपसे कि कितना वॉल्यूम अबव द सरफेस ऑफ वाटर है, तो फिर आप कैसे निकालते हैं, आप टोटल वॉल्यूम में से वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो आपके पास अबव द सरफेस का रहता है, ठीक है। सो ये कुछ स्पिन ऑफ वर्जन, कुछ और चीजें हो सकती है, अपथ्रस्ट को जरूर जो है वो देख लीजिएगा, कुछ ना कुछ एक सवाल अपथ्रस्ट का आने वाला है। अच्छा, a spring has an unstretched length of this much. The spring is fixed at one end and a force of this much is applied to the other end so that the spring extends. The spring obeys Hooke's law and has a spring constant of this much. What is the strain of the extended spring? ठीक है जी, हुक्स लॉ हमेशा आता है, फोर्स एक्सटेंशन कर्व भी हमेशा आएगा, तो आई डोंट थिंक मुझे बताने की या लिखने की जरूरत है स्पेसिफिकली कि ये आएगा, ये सबको पता है, ठीक है। तो डिफॉर्मेशन सॉल्यूशन तो कुछ और है ही नहीं इसके अलावा, ठीक है। सो जस्ट हैव अ लुक एट दैट एज वेल। A spring has an unstretched length of 4.5 centimeters. Spring is fixed at one end and a force of this much is applied so that the spring extends and is spring constant. हमें निकालना है strain. Strain क्या होता है? What's the formula for strain? Let's write this with strain. So strain is delta L upon L, यानी change in length upon original length. अच्छा, original length तो आपको दी हुई है. This is the original length. ठीक है, ये रहा आपका L. आपको निकालना है delta L. ठीक है, so let's work that out. Spring is fixed. इसके ऊपर force अप्लाई करी, इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट ये है, तो आप कैसे निकाल सकते हो, F इक्वल्स टू K डेल्टा L। F क्या था, 35 था, आई बिलीव 35 विल इक्वल्स टू 420 डेल्टा L। डेल्टा L क्या आ गया, 35/420, ठीक है। अब आप इधर प्लग इन कर दें, 35/420 डिवाइडेड बाय
दिस 4.5 सेंटीमीटर्स, ठीक है। अच्छा, अब इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा, 4.5 इंटू 10⁻²। सो व्हाट इज द आंसर दैट वी गेटिंग? C, we're getting 1.85 as the answer, ठीक है। कुछ भी इससे मुश्किल नहीं था। डिफॉर्मेशन सॉलिड में बहुत कम चीजें हैं। 20, 21, 22 या 18, 19, 17 इस तरीके से एमसीयू वाले जो होते हैं इस पे ही होते हैं। ये एक दफा हुक्स लॉ लगाने को कुछ आ जाएगा, कुछ यंग मॉड्यूलस का कुछ होगा, या एनर्जी का कुछ होगा, और एक फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ में जो आपको चीजें पता होती हैं वो होती है, ठीक है। क्योंकि इस टॉपिक में और कुछ है ही नहीं, तो मैं उसको और नैरो डाउन करके आपको कुछ बता ही नहीं सकता, है ही यही, ठीक है। तो ये आता ही आता है। A wire is fixed at one end, extended by a force that is applied to the other end. The force is slowly increased from 0 and then slowly decreased back to 0. The force extension graph for the wire is shown. The graph line for the wire being loaded is the same as the graph line for the wire being unloaded. यानी ये ग्राफ लोडिंग का भी वही है, अनलोडिंग का भी वही है. Which statement describes the deformation of the wire? Elastic, plastic, elastic, neither elastic, plastic, या plastic. It is elastic only. इलास्टिक ओनली है, लेकिन हमने लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एक्सीड कर दी, तो प्लास्टिक नहीं रहेगा इसके बाद। इसे कहते हैं कंफ्यूज करना बच्चों को। इट इज इलास्टिक ओनली। इलास्टिक का मतलब क्या था? प्लास्टिक। इलास्टिक का मतलब ये था रिटर्न्स टू ओरिजिनल लेंथ। तो अगर घूम घुमा के भी यहां से कुछ भी करता हुआ वापस ओरिजिनल लेंथ पे आ गया तो उसका मतलब इलास्टिक, ठीक है। अब ये तो बड़ा प्यारा बना है, तो वैसे ही वापस वापस आ गया, तो ये है ही इलास्टिक, ठीक है। अगर नॉन इलास्टिक होते नहीं प्लास्टिक होता तो फिर आपका अनलोडिंग कर्व कुछ ऐसा बनता, या कुछ भी बन के आपके पास सेम जीरो एक्सटेंशन नहीं आ रही होती, आपकी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन उस वक्त हो जाती है। और वो कब होती है? इलास्टिक लिमिट को क्रॉस करके, प्रोपोर्शनैलिटी की लिमिट क्रॉस करके नहीं आती आपकी प्लास्टिक बिहेवियर, ठीक है। सो ऑल्सो कीप दैट इन माइंड, लिमिट प्रोपोर्शनैलिटी इज ओनली द लिमिट ऑफ हुक्स लॉ, F इक्वल्स टू K डेल्टा X की लिमिट है, उसके अलावा कोई चीज नहीं बताता, ठीक है। इलास्टिक लिमिट ये बताएगी कि यार प्लास्टिक या इलास्टिक, ठीक है। ये देखो, आई नो दैट बिकॉज इस पॉइंट के आगे द ग्राफ डज नॉट ओबे डायरेक्ट प्रोपोर्शन, यस, बिकॉज ऑफ रिकर्व। ओके, ये लो। इन अ प्रोग्रेसिव वाटर वेव, two particles P and Q on the surface of water are a fixed horizontal distance apart. P and Q oscillate vertically, ठीक है। Which graph best represents with time t of the phase difference between the oscillation of the water particle P and the oscillation of the water particle Q? तो इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस का ग्राफ बन रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो क्या है? ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, या ऐसा होगा? कांस्टेंट फेज डिफरेंस है, ठीक है। प्रोग्रेसिव वेव में कांस्टेंट फेज डिफरेंस है, क्यों? बिकॉज आपका जो है वो एक ट्रांजिशन ये रही, दूसरी ट्रांजिशन ये रही, तीसरी ट्रांजिशन ये रही, तो फेज डिफरेंस कितना आएगा? 1 2 3 3 इंटू 19 9 8.7 270 डिग्रीज का फेज डिफरेंस है। अब चाहे ये यूं यूं जो भी हो, व्हाटएवर, हमेशा 270 डिग्रीज कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि याद रखिएगा प्रोग्रेसिव वेव में फेज का डिफरेंस क्यों आता है? बिकॉज ऑफ द वेव पासिंग फ्रॉम पॉइंट्स P एंड Q एट डिफरेंट टाइम्स। तो जब P डिस्प्लेस हो रहा होगा तब Q की डिस्प्लेसमेंट कुछ और ही होगी, ठीक है। सो और वो 270 डिग्री से हमेशा आउट होता है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा, ये सब हमने चीजें पढ़ी हैं, कंसेप्चुअली अच्छी तरीके से पढ़ी है, सो शुड बी अवेयर ऑफ दैट। अच्छा, which statement about longitudinal waves and transverse waves is not correct? कौन सी करेक्ट नहीं है? बहुत आसान है। A is not correct, both waves can be polarized, यही गलत है पहला वाला, बिकॉज लॉन्गिट्यूडनल जो है वो पोलराइज नहीं की जा सकती, ठीक है। ट्रांसवर्स पोलराइज की जा सकती है, लॉन्गिट्यूडनल पोलराइज नहीं करती। बोथ वेव्स कैन फॉर्म स्टेशनरी वेव्स, बिल्कुल सही बात है। सारी वेव्स जो भी हैं वो सब स्टेशनरी वेव्स बना सकती हैं, चाहे आपको दिखे ना दिखे, बना सकती है, ठीक है। बोथ वेव्स कैन ट्रांसफर एनर्जी एज प्रोग्रेसिव वेव्स, बोथ वेव्स ओबे द इक्वेशन V equals to F lambda, ठीक है। सही है जी, you're going to always see a question of this also, always, चाहे कॉम्प्लेक्स हो, कैलकुलेशन बेस्ड हो, चाहे सिंपल सी सिर्फ बात हो, हमेशा आता है, ठीक है। An observer hears a sound wave emitted from a moving source.
the observed frequency is less than the frequency of sound emitted from the source. What could be the reason for this? ये पता नहीं क्या है इसमें, तो सी और डी तो बिल्कुल ही इलॉजिकल से अजीब से है, ठीक है नहीं. When is the observed frequency less in frequency? Observed frequency कम कब होती है? When you're moving away, ठीक है, जब एम्बुलेंस हमसे दूर जा रही होती है तभी आपको ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी कम मिलती है, राइट. डिनोमिनेटर इज बिग. डिनोमिनेटर बिग का मतलब v प्लस वी एस, ठीक है. अच्छा जी, 22a सही है. अच्छा, ये तो गलत है, ये पता नहीं क्या लिखे हुए, मुझे खुद भी नहीं पता. ऐसा कभी भी नहीं होता. स्पीड ऑफ साउंड वेव इन एयर डिक्रीजेस ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द सोर्स, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है. ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है. व्हाट इज दी, अच्छा ये भी आ जाए. ओह अच्छा, दिस इज नाइस, दिस इज एक्चुअली वेरी नाइस क्वेश्चन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम 1 मार्क का हर साल आता है, ठीक है, देख के जाइएगा. So what is the approximate range of frequencies of electromagnetic radiation visible to the human eye? क्या हमने ये एस्टिमेट्स याद करी हैं या हमने कहीं देखी है या हमें कोई अंदाजा है which we can work out? Wavelength 10 to the power -6, sir we have done this. हमने ये किया हुआ है? पता नहीं भाई. Wavelength 10 to the power -6 क्या मतलब? ये तो मुझे नहीं पता नहीं क्या बोल रहे हैं. I have no idea. कौन बताएगा? विजिबल टू द ह्यूमन आई क्या होगा? विजिबल लाइट हो. विजिबल लाइट वाले हो गए तो आपको सिर्फ वही देखना है, विजिबल लाइट वाले, ठीक है. अब हमें अप्रोक्सीमेट रेंज देखनी है, हमें रेंज देखनी है. सो लेट्स सी रेंज क्या होती है. हमने याद करी है कुछ स्पेशल वाली रॉइक वेव में से. आर भी हमें पता है, ब्लू भी पता है. आर ओवर हियर, ब्लू ओवर हियर, बीच में ग्रीन. ग्रीन को छोड़ दें क्योंकि हमें रेंज देखनी है. तो लेट्स जस्ट पिक अप ब्लू की विच इज 450 नैनोमीटर्स, ठीक है जी. एंड रेड की उठा लेते हैं. रेड की क्या होती है? व्हाट्स रेड? ग्रीन इज नॉट 300, ग्रीन इज 550, ठीक है. अगर ग्रीन 300 हो गया तो ब्लू से बाहर हो गया, अल्ट्रावायलेट में चला गया. 780, yes, so 780 नैनोमीटर्स, ठीक है. सो रिमाइंडर टू दिस, मेक श्योर ये याद करके जाओ. 1 मार्क आएगा, 1 मार्क का ये सवाल आएगा, ठीक है. बेटर नॉट टू लूज दैट. अच्छा, v इक्वल्स टू एफ लैम्डा लगा लेते हैं आप. 3 इंटू 10 टू द पावर 8 इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा 450 इंटू 10 टू द पावर -9. सो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी वर्किंग आउट टू बी? और नीचे वाले की भी निकाल लें, ठीक है. 780 इंटू 10 टू द पावर -9. सो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी वर्किंग आउट? d. So actually, can anyone give me the answers पहले so that we can just make sure everyone is on the same page? 6.67 into 10 to the power -14. ओ अच्छा, ये तो बहुत आसान हो गया अब तो. और वो भी तकरीबन इतनी ही आती है, वैसे उसकी भी तकरीबन इतनी ही आती है, थोड़ा सा डिफरेंस होगा. सो मुझे बताओ, डज एवरीवन अग्री विद मुतहर? 3.846 into 10 to the power -14, ठीक है. डज एवरीवन अग्री विद मुतहर? 10 to the power -14 नहीं है, 14 है. माय बैड, सॉरी, माय बैड, -14 नहीं है, 14 है. अच्छा, तो अब इसको आप क्या करेंगे? अब क्लोजेस्ट क्या है? टेराहर्ट्ज में लेके जा सकते हैं 10 पावर 12. तो क्लोजेस्ट के लिए करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 667 इंटू 10 पावर 12. क्या कर रहे हैं? एक्सपोनेंट को कम कर रहे हैं, राइट. एक्सपोनेंट को डिक्रीज कर रहे हैं तो आगे ले जाए इसको, 667 कर देंगे इसको, ठीक है जी. और इसको भी एक्सपोनेंट को डिक्रीज कर रहे हैं तो फिर आप आगे ले जाए 384.6 या 385 कर लो, बल्कि 384.6 ही कर लो, इंटू 10 पावर 12. तो यू हैव गॉट दिस रेंज, ठीक है जी. यानी आंसर टेराहर्ट्ज में ही आना है नॉनदलेस. गीगाहर्ट्ज में नहीं जाने वाला, मेगाहर्ट्ज में नहीं जाने वाला, किलोहर्ट्ज में नहीं जाने वाला, यही होगा, ठीक है. इलेक्ट्रिक स्पेक्ट्रम का एक सवाल क्या आएगा? लाजिमन आएगा, ठीक है. अच्छा, मैलेसिस लॉ रीसेंट एडिशन है टू योर कोर्स. 2022 में ऐड हुआ था, 2024 के कोर्स तक के ये है. तो मोस्ट प्रॉब्ली इसका भी सवाल आएगा क्योंकि बहुत सारे सवाल इन्होंने ऐसे ऐसे पूछे नहीं है, तो इसके भी देंगे सवाल, ठीक है. सो जस्ट गो एंड रिवाइज मैलेसिस लॉ एज वेल. P2 में नहीं था तो इसका मतलब क्या है? इधर आएगा लास्ट, ठीक है. हो सकता है मुश्किल आए, हो सकता है आसान है, दुआ करेंगे आसान सवाल आए. तो डू मैलेसिस लॉ, डू मैलेसिस लॉ. अच्छा,
A beam of vertically polarized light is incident normally on a polarizing filter. The filter can be rotated so that it is always in a plane perpendicular to the beam. The transmission axis of the filter is initially vertical. ठीक है जी, पहले आपके पास वर्टिकल लाइट आ रही थी, ठीक है जी, दिस वाज योर वर्टिकल प्लेन पोलराइज्ड लाइट, और आपकी पहले जो ट्रांसमिशन एक्सिस भी थी वो भी वर्टिकल थी, ठीक है, सही है। The filter is first rotated clockwise by an angle of 30 degree so that the transmitted light waves have an intensity of I 30 degree. The filter is then rotated clockwise by a further angle of 30 degrees. What is the new intensity of the transmitted light waves? क्या है? कंपैरिजन वाला सवाल है। एक केस है, उसके बाद उसका छेड़खानी करके आप दूसरा केस पूछ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द फर्स्ट केस, ठीक है। सो लेट्स डू दिस। ओके जी, अब इन्होंने पहले क्या किया है, इसको रोटेट किया है बाय 30 डिग्री एंगल, ठीक है। सो दे रोटेटेड द ट्रांसमिशन एक्सिस बाय 30 डिग्री एंगल। तो पहले जब हम मैलासिस लॉ लगाएंगे, ये है आपकी इंसिडेंट लाइट, ठीक है, यानी वर्टिकल इंसिडेंट लाइट है, और उसके बीच में एंगल क्या आएगा, उसका 30 डिग्री आएगा। तो लगा ले, मैलासिस लॉ क्या होता है, आई इक्वल्स टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। आई इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट, आई नॉट क्या है पता नहीं क्या है, ठीक है। आई नॉट को आई नॉट ही बोले तो कुछ लिखा हुआ नहीं रहता। सो आई नॉट, अच्छा ये लिखा हुआ में कि ये जो आई है ये आई 30 बोला मैंने, राइट। सो लेट्स जस्ट से दैट दिस इज आई 30, और ये हो जाएगा cos 30 होल स्क्वायर, ठीक है। सो cos 30 होल स्क्वायर क्या आ रहा है हमारे पास, आई 30 will equals to, I think cos 30 is something like a half or something, don't remember, क्योंकि sin 60 या पता नहीं √2/2 होता है, क्या होता है पता नहीं, याद नहीं मुझे। 0.75, तो 0.75 आई नॉट आ रहा है आई 30, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप इसको मजीद रोटेट कर देंगे 30 डिग्री से, 30 डिग्री से बहुत ज्यादा हो गया ये, मैं थोड़ा एग्जैजरेट ही बना रहा हूँ, ठीक है। सो आपने मजीद 30 डिग्री और रोटेट कर दिया, तो अब मुझे बताओ, अब मैलासिस लॉ में क्या एंगल जाएगा, व्हाट एंगल शुड आई कीप इन मैलासिस लॉ। अब मजीद 30 डिग्री रोटेट कर दिया मैंने पहले वाली केस से भी, इंसिडेंट लाइट ये है, ठीक है, मजीद रोटेट हुआ हुआ है 30 डिग्री और, व्हाट शुड बी द न्यू एंगल दैट आई प्लग इन, 60 डिग्री। क्यों? बिकॉज आप जो है वो एंगल कैसे निकालते हो, हमेशा विद द लाइट, तो लाइट से निकलता है, तो लाइट के साथ अभी क्या बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। सो वी गोइंग टू डू इट विद द लाइट, सो दैट्स गोइंग टू बी आई इक्वल्स टू, अब दोबारा से आई नॉट, और ये जो भी है लेट्स से दिस इज आई 60, ठीक है, जस्ट टू मेक इट आई 60, और cos 60 होल स्क्वायर, तो आई 60 क्या आ रहा है, और इधर से एक काम करते हैं, आई नॉट को हम उधर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है, इट विल बी आई 30 ओवर 0.75, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू सब्स्टिट्यूट दिस ओवर हियर, आई 30 ओवर 0.75 इनटू cos 60 होल स्क्वायर, तीन अलग आंसर आए, cos 60 होल स्क्वायर क्या होता है मुझे नहीं पता, आई डोंट हैव मैथ्स स्ट्रांग विद मी, 0.25, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी एक 3, सो आई बिलीव आई 60 इज गोइंग टू बी ए 1/3 आई नॉट, और अगर डेसिमल्स में दिया हुआ है इधर तो 1/3 इज 0.33, ठीक है। यू कैन वर्क दैट आउट इन द कैलकुलेटर, उसमें कोई टेंशन बात नहीं है। सो दैट शैल बी बी। समझ आया सबको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। और जैसे दानी ने बता दिया भाई, अगर आपके P2 में मैलासिस लॉ का सवाल नहीं आया तो P1 में इसका मतलब है क्या है, लाजिमन आ रहा है, ठीक है। सो मेक श्योर यू हैव अ लुक एट दिस एज वेल। अच्छा जी, ओके ओके, इसमें से कुछ सवाल जो है यहाँ पे रिपीटेड है। क्लॉकवाइज फर्दर इस, अच्छा देखो हमाद, एंगल किसके साथ निकलता है, एंगल निकलता है विद द इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट कैसी है, वर्टिकल है, तो वर्टिकल और ट्रांसमिशन एक्सिस के बीच में अब एंगल क्या हो गया है, 60 डिग्री हो गया टोटल। वर्टिकल से देख रहोगे, उस वर्टिकल लाइट से देख रहे हो जो इंसिडेंट है, ठीक है, नॉट फ्रॉम द प्रीवियस ट्रांसमिशन एक्सिस। अच्छा ओके, लेट्स डू दिस। मैंने ये आई थिंक एक दिन पहले ही करवाया या 2 दिन पहले ही करवाया ये सवाल, आई होप सबको नजर आ रहा हो, हमने ये लिटरली कुछ दिनों पहले ही किया है, ठीक है। एक सवाल डायफ्रैक्शन का आएगा ही आएगा लाजमी,
तो डायफ्रैक्शन वो नहीं, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग नहीं, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का भी लाजमी सवाल आएगा और डबल स्लिट इंटरफेरेंस का भी सवाल लाजमी आए, लेकिन डायफ्रैक्शन सिर्फ डायफ्रैक्शन, स्लिट स्लाइस इज मोस्ट कंपैरेबल, स्लिट स्लाइस व्हेन इक्वल टू वेवलेंथ, तो डायफ्रैक्शन सबसे ज्यादा होती है। डायफ्रैक्शन होती क्या है, द बेसिक मेन कह लो कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डायफ्रैक्शन, ठीक है, वो उसका सवाल जो है वो आपके पास आएगा। हाँ, विंटर 2020 क्वेश्चन पेपर 12 में भी यही एग्जैक्ट सवाल आया, तो देख के पढ़ के बताएं मुझे कौन सा आंसर होगा इसका। बी है, रेडियो वेव्स डायफ्रैक्ट हो रही है, माइक्रोवेव्स डायफ्रैक्ट नहीं हो रही है। मुझे याद पड़ा, मैंने वाईफाई शाईफाई की कुछ कम इसमें जो है वो आपको चीजें बताई थी, कुछ वाईफाई के बारे में, यही सवाल था जिसमें वाईफाई की भी डिस्कशन करी थी हमने। खैर, अच्छा, ये सवाल भी रिपीटेड है, विल सी दिस, एक सेकेंड, लेट्स फर्स्ट कम ऑन टू ओवर हियर। Waves are emitted from two coherent sources. Which statement about the waves must be correct? तो दो coherent sources से wave निकाली जा रही है. Which statement about the two waves must be correct? C. Why not A? A क्यों नहीं हो सकता? Constant phase difference और phase में क्या फर्क है? Constant नहीं है, तो in phase का मतलब दोनों सेम फेज में है। इन फेज का मतलब ये होता है ना, दोनों सेम फेज में है। इन फेज का मतलब सेम फेज, सेम लूप हुआ, सेम लूप हुआ। रिमेंबर हमने इस पे डिस्कशन करी है, कहां पे, डबल स्लिट इंटरफेरेंस में बहुत डिटेल में करिए डिस्कशन, इंटरफेरेंस में बहुत डिटेल में करिए डिस्कशन। कांस्टेंट फेज डिफरेंस है, कांस्टेंट फेज डिफरेंस है, लेकिन फेज हर जगह सेम नहीं है। उसकी प्रूफ क्या है, उसका प्रूफ ये है ना भाई, अगर दोनों हर पॉइंट पे फेज में होती तो सारे ही पॉइंट्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होते, राइट। लेकिन आपको क्या होता है, आपके पास बीच में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आती है, फिर डार्क स्पॉट, फिर कंस्ट्रक्टिव, फिर डार्क स्पॉट एंड सो ऑन सो फॉर्थ। तो हर पॉइंट पे फेज में नहीं है, किसी पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव है, किसी पॉइंट में डिस्ट्रक्टिव है, किसी पॉइंट में उन दोनों के बीच की चीज है। और ये फेजेस में डिफरेंस क्यों आ रहा है, बिकॉज दोनों डिफरेंट पाथ डिफरेंसेस, उनके पाथ्स में डिफरेंस है, दोनों डिफरेंट डिस्टेंस ट्रैवल करके एक पॉइंट पे पहुंच रही हैं, जब भी ये उनके बीच में फेज डिफरेंस आ रहा है। लेकिन अगर आप सोर्स पे बात कर रहे हो, तो आपने क्योंकि डबल स्लिट इस्तेमाल करी, तो लाजिमन जो है वो जो इसका इनिशियल फेज होगा इसके साथ मैच करेगा। दोनों का कांस्टेंट फेज डिफरेंस है, लेकिन क्योंकि दोनों डिफरेंट डिस्टेंसेस ट्रैवल कर रही है, तो इसलिए आउट ऑफ फेज, इन फेज, बीच का कोई फेज हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ये भी लाजिमन आता है, ठीक है। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट या इंटरफेरेंस के बारे में कोई चीज, ये ज्यादातर जो वो है डबल स्लिट, डबल स्लिट कर लोगे तो वैसे ही सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि ये सवाल भी डबल स्लिट के थ्रू आराम से प्रूव हो सकता है, आराम से, ठीक है। अच्छा, फिर एक और चीज आ गई, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, ठीक है। सो मेक श्योर यू हैव अ गुड ग्रिप ऑन दैट एज वेल, ये भी आता है हमेशा सवाल। सो लेट्स डू दिस क्वेश्चन। The diagram shows a screen at a distance L from a diffraction grating. The grating has a total number of n lines. Any two adjacent lines are a distance d apart. ठीक है, लाइंस जो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में है उनके बीच में डिस्टेंस d है. A beam of parallel light of wavelength is incident normally on the diffraction grating. Which quantities affect the distance between the first order diffraction maxima on the screen? ठीक है, तो कौन कौन सी क्वांटिटीज इधर अफेक्ट करेंगी, ठीक है। ये नहीं पूछा हुआ इंक्रीज डिक्रीज क्या, सिर्फ अफेक्ट पूछा हुआ है, तो कौन कौन सी क्वांटिटीज डी लैम्डा एल एन में से अफेक्ट करेंगी। थीटा है, राइट, सो डी साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा, राइट। सो बेसिकली हमें साइन थीटा की वेरिएशन देखनी है कैसे कैसे हो सकती है। सो आई होप सबको नजर आ रहा हो कि एन लैम्डा डी डायरेक्ट चीजें हैं जो अफेक्ट करेंगी, एन लैम्डा और डी डायरेक्ट चीजें हैं जो अफेक्ट करेंगी, क्योंकि सारी फॉर्मूला में आ रही है। अच्छा, एन नहीं है सीधा डायरेक्ट फॉर्म, लेकिन हमें ये पता है कि डी हमें पता है डी क्या होता है, वो 1/n होता है। तो यार अगर एन को चेंज करेंगे तो डी चेंज करेगा, डी को चेंज करेंगे तो साइन थीटा चेंज करेगा, राइट। बट इसमें क्वेश्चन क्या है, इसमें क्वेश्चन ये देखो, एन नंबर ऑफ लाइंस है, लेकिन हर किसी के बीच में डिस्टेंस क्या है, डी है। तो अगर आप नंबर ऑफ लाइंस ही बढ़ा रहे हो, आप 100 से 2000 कर दो, डिस्टेंस क्या है फिर बीच में, डी है, क्योंकि मतलब बेसिकली आपने डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग खींच के लंबी कर दी है और उसमें लाइनें और डालने की, लेकिन बीच का डिस्टेंस जो था वो चेंज नहीं करा, ठीक है। सो देयरफॉर दिस इज करेक्ट। बहरहाल कोई ऑल ऑफ द अबव वाला ऑप्शन है भी नहीं, तो उन्होंने इसलिए बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए भी। A musical instrument is made using a long tube with a mouthpiece at one end. The other end is open and flared as shown. A musician maintains stationary waves with a node at the mouthpiece and an antinode at the other end. The lowest frequency of sound that the instrument can produce is 92 Hz.
विच डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज ऑफ साउंड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट। तो कौन कौन सी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज बनाई जा सकती है। तो कौन सा केस है इसके लिए, नोड है माउथ पीस पे, यहां पे नोड है और यहां पे एंटी नोड है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको वो सारे केसेस देखने हैं नोड टू एंटी नोड वाले। ये कोई स्पेसिफिक एग्जांपल नहीं है हमारे कोर्स में, ठीक है। तो इसमें लॉजिक कौन सी अप्लाई होगी, वेव बना के देखने वाली लॉजिक, ठीक है। सो वेव बना के देख ले, हमें शुरू करना है नोड पे और एंटी नोड्स तक जाते रहना है। तो पहली हार्मोनिक क्या होगी, नोड टू एंटी नोड, क्वार्टर लैम्डा की हार्मोनिक है, ठीक है। क्वार्टर लैम्डा की हार्मोनिक है, लेट्स कॉल दिस डिस्टेंस L, लेट्स कॉल दिस डिस्टेंस L, ठीक है। सो क्वार्टर लैम्डा विल इक्वल्स टू, पहली हार्मोनिक निकाल लेते हैं, क्वार्टर लैम्डा विल इक्वल्स टू L, लैम्डा विल इक्वल्स टू 4L, V इक्वल्स टू F लैम्डा, ठीक है। अब V तो हमें नहीं बताया हुआ, F बताया हुआ पहला वाला 92 है। सो 92 एंड लैम्डा जो है वो 4 टाइम्स L है, विल इक्वल्स टू V। सो लेट्स कैलकुलेट V ओवर L ही डायरेक्टली है। V ओवर L क्या आ रहा है, 92 इंटू 4, 368, ठीक है। इट्स कमिंग आउट टू बी 368, सही है। अब सेकेंड हार्मोनिक देख लें, सेकेंड हार्मोनिक कैसी होगी, सेकेंड हार्मोनिक होगी फ्रॉम हियर टू हियर, ठीक है। तो 1 2 3, 3 ट्रांजिशन मींस 3 ओवर 4 लैम्डा equals to L, so lambda equals to 4L over 3, again V equals to F lambda, then F की जगह 4L over 3 डाल देते हैं, right? Once again you can see I can pull out V over L, ठीक है। या बल्कि एक काम कर दें, this will probably not help us too much. Let's just do this, ठीक है। इसको यूं रहने देते हैं, velocity equals to 368L कर देते हैं, ठीक है। तो इधर कर देते हैं 368L will equals to frequency 2 into 4L over 3, ठीक है। So what do we see, L और L cancel और सेकेंड हार्मोनिक आपके पास आ जाएगी 368 into 3 divided by 4, which I believe Dania was giving us as 122.6, नहीं गलत है आंसर। So 368 into 3 divided by 4, what's that coming out to be, F2 490, 490 है, 296 है, 276 है, ठीक है, 276 है। अच्छा, सो अब आप देख लें 92 एंड देन 276, तो इसका मतलब है C और D ही हो सकते हैं। अब बस ये देखना है 460 आ रहा है या 828 आ रहा है, राइट। सो लास्ट चेक कर ले, 1 2 3 4 5, 5 ट्रांजिशंस हैं। So 5 over 4 lambda will equals to length L this times, length lambda will equals to 4L over 5, ठीक है जी। And then V equals to F3 4L over 5, velocity क्या थी, 368L थी, F3 into 4L over 5, L and L cancel and your frequency 3 will work out to be 368 into 5 divided by 4, which I believe is going to be 460, ठीक है। सो ये आ गया आपके पास, so your answer is going to be this one, ठीक है। अच्छा, इसके और तरीके भी हैं वर्क अराउंड करने के। अगर आप देखेंगे तो जनरल फॉर्मूला क्या बन रहा है, ठीक है। इफ यू लुक एट द जनरल फॉर्मूला, लैम्डा पहले वाले में 4L/1 था, फिर 4L/3 हुआ, फिर 4L/5 हुआ। तो एक तो सिंप्लीफिकेशन ये आप बार बार नहीं भी करें तो आप 4L/1, 4L/3, 4L/5 एंड 4L/7 एंड सो फॉर सो, ये आगे इस तरह से चलता रहेगा आगे की तरफ, ठीक है। बाय द वे इफ यू लुक एट दिस थिंग कि जो फ्रीक्वेंसी जो है, what do we have as the frequency जो है ना ऑफ द nth हार्मोनिक, वो बेसिकली क्या है, इसमें क्या था, 92 सॉरी 368 डिवाइड बाय 4, राइट, 368L डिवाइड बाय 4L, ऐसा ही था। इसमें क्या है 368L डिवाइड बाय 4L/3, राइट। इसमें क्या है 368L डिवाइड बाय 4L/5। तो जनरल फॉर्मूला इसका क्या बन रहा है, इसका बन रहा है 368L डिवाइडेड बाय 4L अपॉन द ऑड नंबर, ठीक है जी, जो 2n-1 से आप रिप्रेजेंट कर सकते।
खैर बहरहाल मुझे लगता है किसी को समझ में आएगा। ल्यूटेनेंट फॉर्मूला किसी ने कोई चीज पढ़ी है तो कुछ होगा, आई हैव नो आइडिया व्हाट अ ल्यूटेनेंट फॉर्मूला इज। इसमें रेशियोज भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, ठीक है। यू कैन ऑल्सो यूज रेशियोज इन दिस, रेशियोज के थ्रू भी निकाला जा सकता है कि आपको एक निकल गया तो सेकंड थर्ड आप निकाल सकते हो, ठीक है। जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला मुझे तो याद नहीं रहता, ठीक है, तो इसलिए मैं आपको भी कहता हूं कि नहीं याद करो, ठीक है जी। सो माशाल्लाह। अच्छा, जनरल फॉर्मूला इसमें असल में देखो मैंने ये वाला केस करवाया भी नहीं है, तो फर्स्ट थिंग, ठीक है, दिस इज नॉट अ केस दैट इज इन योर कोर्स, नोड टू एंटी नोड वाला, ठीक है, बेस्ड ऑन इन्फ्रेंस। इसका जनरल फॉर्मूला है उसी तरीके से, सेम एंटी नोड नोड वाला, ठीक है, उसी के तरीके से आएगा, वही है जनरल फॉर्मूला इसका। लेकिन याद नहीं रहती है चीजें, तो जस्ट जस्ट डू जो हमारा जो तरीका है तो उस तरीके से कर लें, ठीक है। Two waves of equal frequency, last question for today. Two waves of equal frequency and amplitude are traveling in opposite directions along a stretched string. When they meet, they form a stationary wave with three nodes and two antinodes. The frequency of both waves is doubled and a new stationary wave is formed. How many antinodes are there in the new stationary wave? So the correct answer is 4, ठीक है, क्योंकि आपने फ्रीक्वेंसी डबल कर दी है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डबल होने का मतलब क्या हुआ? फ्रीक्वेंसी डबल होने का मतलब यह हुआ कि उतने ही टाइम में अब ट्वाइस द अमाउंट ऑफ वेव्स बन रही है, राइट। यानी 3 नोड्स एंड 2 एंटी नोड्स वाली वेव कौन सी होगी? 2 एंटी नोड 3 नोड्स। सो परहैप्स इट्स समथिंग लाइक दिस, ठीक है, ये है 3 नोड्स 2 एंटी नोड्स, राइट। हमने क्या किया? आपने फ्रीक्वेंसी डबल कर दी है। फ्रीक्वेंसी डबल करने का मतलब क्या हो गया? यानी उसी टाइम में अब 2 वेव्स बन रही हैं ऐसी, ठीक है, 2 वेव्स ऐसी बन रही हैं। सो बेसिकली क्या होगा, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, तो आपका बेसिकली योर केस विल गो अप बाय 2, ठीक है, 2 से ऊपर चला जाएगा। वाज आई एबल टू एक्सप्लेन दिस प्रॉपर्ली? बेसिकली देख लो, बस इसको समझ लो, इज डबल्ड, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ बोथ वेव्स इज डबल्ड। अगर आपने फ्रीक्वेंसी डबल करी है तो लैम्डा क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, बिकॉज दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अब इसका मतलब हो गया आपका लैम्डा जो है वो हाफ हो चुका है, यानी अब उसी लेंथ में आपके पास क्या होगा? 2 वेव्स बन रही होगी। सो नोड 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 नोड, और एंटी नोड कितने हैं? 1 2 3 4, ठीक है जी। सो ये इसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है। बाकी आई डोंट फील लाइक इतना डीप में जाने की जरूरत थी, लेकिन ये इसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है। वैसे इट्स प्रीटी इजी, बस फ्रीक्वेंसी डबल करिए, आप केस भी डबल करके बढ़ा दें, ठीक है, दैट इज द थिंग, सही है। a projectile of mass 0.25 kg is at height of 30 meters above horizontal ground। ये हमसे रह गया था, ठीक है, हम बहुत आगे चले गए थे। आई जस्ट नोटिस कि हमने 17 किया नहीं कल, ठीक है। अच्छा, प्रोजेक्टाइल है मास 0.25 kg का, इज एट हाइट 30 meters above horizontal ground and traveling at a speed of this much. A short time later, it is at a height of 35 meters above the horizontal ground and traveling at a speed of this much. How much work is done against air resistance? ठीक है, तो बोला जा रहा है कोई प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, उसका मास जो है वो क्या है? उसका मास जो है वो, लेट्स ड्रॉ दिस इज बिग, 0.25 kg है, या बल्कि छोड़ो थोड़ा छोटा ही बनाते हैं, so उसको बोलते हैं 0.25 kg है वो, ठीक है। एंड लेट्स से कि उसकी हाइट जो थी वो अबव हॉरिजॉन्टल ग्राउंड हमें बोली जा रही है कि यार 30 मीटर्स थी, ठीक है। और इसकी स्पीड जो थी वो थी 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है। मैं स्पीड के वेक्टर, मैं हाइट अबव द ग्राउंड जो भी है, जहां पे इसकी पोजीशन है क्या है, मैं खुद अपने आप से ही थोड़ा बहुत अजम्पशन लेके कर रहा हूँ, बिल्कुल एग्जैक्ट मुझे नहीं पता क्या कहानी है, ठीक है। एज यू ऑल मस्ट बी अवेयर, 15 मीटर पर सेकंड लेट्स से ये इस तरीके से जा रहा है, ठीक है। देन किसी थोड़े टाइम बाद जो है वो यही 0.25 kg का जो मास है वो अब कहाँ आ चुका है? वो अब आ चुका है एट 35 मीटर अबव हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, ठीक है। It is at 35 meters above horizontal ground and traveling at a speed of 5 meter per second, ठीक है। अब हो सकता है वेलोसिटी का वेक्टर जो है वो कुछ इस तरीके से हो चुका है, ठीक है, और अब ये 5 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। सो ये कुछ कहानी है आपके पास, सही है। हाउ मच वर्क इज डन अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस ड्यूरिंग दिस टाइम? तो हाउ डू आई वर्क आउट हाउ मच वर्क वाज डन? एफ डी, एफ डी क्या? फोर्स इनटू डिस्टेंस। कौन सी फोर्स इनटू विच डिस्टेंस?
mgh kV, yes, input energy will equal to the output energy, ठीक है। इन दिस केस इनपुट आउटपुट शायद आप लोगों को कुछ खास तरीके से नजर ना आए, तो हम सिर्फ ये कह सकते हैं यार देखो, जो एनर्जी एट 1 है वो एनर्जी एट 2 भी होनी चाहिए, यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। सो ऑल आई एम सेइंग दैट दी ऑल द एनर्जीज एट 1 मस्ट बी इक्वल्स टू ऑल द एनर्जीज एट 2, ठीक है। अच्छा, अब पहले वाले में कितनी एनर्जी है? पहले वाले में mgh है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो लेट्स टेक दैट। सो mgh, या पहले इस तरह से कर लेते हैं, gpe1, ठीक है, प्लस काइनेटिक एनर्जी होगी इसके अंदर क्योंकि वेलोसिटी है, सो प्लस काइनेटिक एनर्जी 1। अच्छा जी, और वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन हम यहाँ पे ले लेंगे इन एनर्जी 2, क्योंकि हम उसको एक जो है वो हम आप लोगों ने हमेशा बोलते हैं कि आउटपुट की तरह ट्रीट किया करें उसको, या आप इधर लॉस की तरह भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। सो मुझे सेइंग दैट, अच्छा एनर्जी 2 क्या है हमारे पास? वी गॉट सम GPE2 नाउ, ठीक है, और हमारे पास कुछ काइनेटिक एनर्जी 2 आ चुकी है, एंड देन ऑब्वियसली इधर से इधर आने में कुछ एनर्जी एयर रेजिस्टेंस को भी लूज हो गई है, कुछ एनर्जी एयर को भी दी गई है, ठीक है। सो लेट्स से देयर वाज सम वर्क डन अगेंस्ट डायरेक्ट फोर्स या एयर रेजिस्टेंस या फ्रिक्शन, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। अच्छा, GPE1 कितनी है? सो दैट इज 0.25 into 9.81 into हाइट क्या है इसकी? 30 मीटर्स अबव ग्राउंड। काइनेटिक एनर्जी 1 क्या है? हाफ, देन 0.25, वेलोसिटी स्क्वायर क्या है? 15 स्क्वायर। GPE2 क्या है? दिस इज 0.25 into 9.81 and then your height is 35 meters, ठीक है, प्लस हाफ, देन 0.25, और इसकी वेलोसिटी अब क्या है? 5 स्क्वायर हो गई। एंड वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन हमें सीधा सीधा निकालना, हमें कोई फोर्स वगैरह नहीं निकालनी, तो मैं वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन ही इधर रख रहा हूं। अब आपने कुछ भी नहीं करना, आपने ये साइड कैलकुलेट करनी है और उसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है और ये सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। सिंपल अलजेब्रा करना है, करें एंड टेल मी द आंसर, ठीक है। ये कैलकुलेट कर ले, एंड चाहो तो ये भी कैलकुलेट कर मुझे अलग अलग से बता दो ताकि हम एक ही दफा आराम से कर ले। नहीं भी कट, कोई टाइम खत्म नहीं हुआ, बहुत टाइम है। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, एनर्जी 1 इक्वल टू एनर्जी 2 है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कोई फॉर्मूला नहीं है, दिस इज नो फॉर्मूला, दिस इज जस्ट द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तुम्हें पता है कि एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है हर जगह, है ना। एनर्जी जो है वो हर जगह कंजर्व्ड रहती है, तो हमने सिर्फ ये कहा कि भाई देखो 1 पे अगर जो भी एनर्जी थी 2 पे भी उतनी ही एनर्जी होगी, बस ये कहा। तो 1 पे जो एनर्जीज थी भाई, एक काइनेटिक एनर्जी, ग्रेविटी, और तो हमें कोई एनर्जी नजर नहीं आ रही, कोई कॉर्ड वॉर्ड नहीं है, कोई इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, सिर्फ यही दो एनर्जी है, तो मैंने कहा ठीक है ये होंगी, राइट। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, इधर, अब इधर से इधर पहुंचा है ना, तो यानी इस दौरान वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन हुआ है, तो बस इसमें भी ग्रेविटेशनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ली और वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन कर दिया, ठीक है। चाहो तो इसको E इनपुट इक्वल्स टू E आउटपुट पे भी कर सकते हो, ठीक है। वेयर दिस साइड इज द इनपुट, क्योंकि ये था जो ट्रांसफॉर्म हुआ है इनटू दिस थिंग, सो दिस साइड इज द इनपुट एंड दैट साइड इज द आउटपुट, ठीक है। या फिर और भी अपने तरीके लिए अगर अगर और उसको तरीके से करना चाहते हो, अब इनपुट क्या होता है? इनपुट सारी वो एनर्जीज होती है जो डिक्रीज हो रही है ना। तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है, देखो 15 से 5 गई है, तो तुम काइनेटिक एनर्जी का डेल्टा के ई इनपुट ले सकते हो इधर, ठीक है। ग्रेविटेशनल एनर्जी इंक्रीज हुई है, 30 से 35 गए हो, तो तुम्हारा आउटपुट जो है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, और वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन क्या होता है? हमेशा आउटपुट होता है, ठीक है। सो दिस इज द सेम थिंग दैट वी स्टडीड। इसको तुम चाहे एनर्जी 1 इक्वल टू एनर्जी 2 से करो, तुम E इनपुट इक्वल्स टू E आउटपुट से करो, तुम जैसे करना चाहो, ठीक है। बट आई फील लाइक E1 इक्वल टू E2 इज फार मोर इजियर देन एनीथिंग ऑफ द अदर थिंग्स, उसमें शायद रियलाइज करने में आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, सही है। अच्छा, मूविंग ऑनवर्ड्स, नाउ बैक टू वेयर वी वर over here. A wire carries a current of 0.1 microamperes. The potential difference across the wire is 10 millivolts. How much energy is dissipated in the wire in a time of 10 seconds? क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम इसमें? IVT. So let's plug that in. IVT. करंट क्या है? 0.1 माइक्रोएम्पेयर्स, तो कन्वर्ट करके डालिएगा सही तरीके से। पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 10 मिलीवोल्ट्स है, और टाइम क्या है? वो है 10 सेकेंड, ठीक है। सो व्हाट इज द एनर्जी वर्किंग आउट टू बी?
1 into 10 minus 6, नहीं कुछ गलत है। It should be 10 power minus 7, 10 power minus 6, 10 power minus 5, 10 to the power minus 3, तो 10 to the power minus 8 हो जाएगा, and maybe it becomes nanojoule. 1 minus 9, yes, 1 into 10 to the power minus 9 joules, which you all know is 1 nanojoule. ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं करना। What is the definition of potential difference across an electric component? क्या है definition of potential difference? ठीक है, let's go आगे जल्दी से। Which graph represents the way the current I through a filament lamp varies with potential difference V across it? तो IV ग्राफ फिलामेंट लैंप में किस तरफ बेंड होता है ग्राफ, वोल्टेज की तरफ या करंट की तरफ? It always bends towards the voltage वाली axis, ठीक है। Why? Because the resistance increase, because temperature increase करता है जैसे जैसे फिलामेंट लैंप चलता है, resistance increase करती है, और resistance की वजह से आप डायरेक्ट फिलामेंट लैंप के वोल्टेज के बारे में कमेंट कर सकते हो कि उसका वोल्टेज भी इंक्रीज करेगा, इसीलिए वो वोल्टेज की तरफ बेंड कर जाता है, ठीक है। The table shows the properties of two wires P and Q. The wire P has cross section of diameter D. What is the diameter of cross section of wire Q? ठीक है, तो रेजिस्टेंस दी हुई है, लेंथ दी हुई है, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल दी हुई है, डी दिया हुआ है आपको, एंड फिर वायर क्यू का बारे में हमें बोला हुआ है, तो सबके दिमाग में एक ही फॉर्मूला आना चाहिए, आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, एंड दिस इज मोस्ट प्रोबब्ली कंपैरिजन क्वेश्चन। एक चीज है, फिर दूसरे वाले के बारे में डी के टर्म्स में पूछा हुआ है इन टर्म्स ऑफ द फर्स्ट थिंग, ठीक है। सो लेट्स यूज आवर फॉर्मूला, पहले पी के लिए कर लेते हैं, या पहले ये लिख लेते हैं आर इक्वल्स टू रो एल ओवर ए। अच्छा जी, पी, पी क्या है भाई, पी है, आर क्या है इसकी, आर है, रो क्या है इसका, रो है, लेंथ क्या है इसकी, लेंथ ही है, और इसका डायमीटर क्या है, डी है, ठीक है जी। सो इट इज गोइंग टू बी पाई डी स्क्वायर ओवर 4, विच इज गोइंग टू बिकम 4 रो एल ओवर पाई डी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, क्यू के लिए अब कर लेते हैं, क्यू के लिए क्या होगा, उसकी रेजिस्टेंस जो है वो 1 ओवर 4 आर है, ठीक है। रेजिस्टिविटी उसकी 1 ओवर 3 रो है, लेंथ उसकी 2 टाइम्स एल है, एंड एरिया क्या है उसका, उसका एरिया हमको नहीं पता, सो लेट्स जस्ट से, बल्कि हमें डायमीटर निकालना ना, तो एक काम करें, लेट्स जस्ट से इट इज पाई डी टू स्क्वायर, ठीक है, सम डी टू स्क्वायर और अपॉन 4 करें, ठीक है। पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 फॉर्मूला होता है, तो मैं डी की जगह सिर्फ डी टू लिख रहा हूं, मुझे पता नहीं है डायमीटर क्या है, ठीक है। लेट्स सिंप्लीफाई दिस थोड़ा सा। अच्छा, आप अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बन जाएगा, 1 ओवर 4 आर विल इक्वल्स टू, अच्छा ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4 इंटू 2 8 रो एल, ये वाला 3 नीचे आ जाएगा, सो 3 पाई डी स्क्वायर। एक काम करते हैं, 4 ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं ये वाला, सो ये क्या हो जाएगा, 8 16 24 32, सो दिस इज 32 ओवर 3 पाई एल, सॉरी रो एल पाई, एंड देन इसको ख्याल रखिएगा डी टू स्क्वायर, ठीक है। दिस इज द सिंप्लीफिकेशन आई गॉट। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाता है, और न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में आ जाता है, ठीक है। अगर आप इससे कंफर्टेबल नहीं है तो देन यू कैन एक्सपैंड एंड डू एवरीथिंग, 2 ओवर 3 रो एल लिखते, एंड देन उसको डिवाइड करते बाय पाई डी टू स्क्वायर अपॉन 4, मल्टीप्लाई करके फिर ऊपर नीचे कर दिया करें, दैट इज ऑल द थिंग्स दैट यू कैन डू, ठीक है। अच्छा, ये आ गया हमारे पास, अब यहाँ पे, अब देखो मुझे जो है वो सब्स्टिट्यूट करना है इसमें, क्या सब्स्टिट्यूट करना है हमें, जो है वो सब्स्टिट्यूशन लेनी है, डी इधर लेके आना किसी ना किसी, ताकि हम डी टू और डी को रिलेट कर सके। तो एक काम करते हैं, हाउ अबाउट वी जस्ट सब्स्टिट्यूट रेजिस्टेंस इधर, ठीक है, डायरेक्ट रेजिस्टेंस को ही हम इधर उठा के रख देते हैं, सो लेट्स डू दैट। रेजिस्टेंस क्या है, वो है 4 रो एल ओवर पाई डी स्क्वायर, सो 4 रो एल ओवर पाई डी स्क्वायर इक्वल्स टू 32 ओवर 3 रो एल ओवर पाई d2 square, ठीक है जी। now this should become really easy, pi length रो, ठीक है जी। अच्छा, 4 1 4 8 जा 32 होता है, सो 8 हो गया। सो अब हमारे पास क्या आ रहा है, लेट्स सी, तो d2 स्क्वायर ऊपर मल्टीप्लाई हो गया उधर, ठीक है, ये d स्क्वायर ऊपर चला गया इधर, सो दिस गोइंग टू बी 8 ओवर 3 d स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है, d2 ढूंढने के लिए स्क्वायर रूट लेना है, तो आपने क्या करना होगा, आपको करना होगा स्क्वायर रूट 8 ओवर 3, एंड वो d स्क्वायर का रूट लोगे तो सिर्फ d रह जाएगा, ठीक है।
वोल्ट, वोल्ट कहां से आ गया? अच्छा, एंड दिस इज गोइंग टू बिकम, दिस इज 1.63, ठीक है, डी, सो दिस इज डी। सो आसान आसान सवाल आ रहे थे, थोड़ी सी कैलकुलेशन आ जाए तो डर मत जाइएगा, कुछ मुश्किल नहीं था इसमें, बस तहम्मुल से आपने प्रॉपर्ली मैथ्स करनी है, ठीक है। आईवी ग्राफ्स भी आते हैं हर साल, सो मेक श्योर यू हैव अ लुक एट देम, आप उनको देख लोगे, दैट शुड प्रोबब्ली गिव यू अ गुड चांस ऑफ स्कोरिंग मार्क टुमारो, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है, ये भी नॉट रियली, क्योंकि आर इक्वल्स टू रो एल ओवर ए में कोई खास कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, बट यू शुड बी वेल रिहर्स्ड विद इनके कंपैरिजन क्वेश्चंस, क्योंकि इसमें कंपैरिजन क्वेश्चंस आते हैं, आर इक्वल्स टू रो एल ओवर ए, किसी ना किसी तरह ये फॉर्मूला लग रहा होता है। सो मे बी आई कैन आल्सो गिव यू अ थिंग ओवर हियर कि आर इक्वल्स टू रो एल ओवर ए, ये इसमें कुछ देखने का नहीं है, इसकी स्लाइड में कुछ खास देखने का नहीं है, बस ये है, आप इसको इसकी कैलकुलेशन या कुछ एमसीक्यूज इसके जो है वो अटेम्प्ट कर लें, ताकि आपको आइडिया हो कि यार कुछ आ जाए कल तो मुझे इस मैथ्स में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अच्छा, a cell has a constant electromotive force. A variable resistor is connected between the terminals of the cell. The resistance of the variable resistor is decreased. Which statement about the change of cell's terminal potential difference is correct? ठीक है, तो सेल की कांस्टेंट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, और अच्छा, हमें नहीं पता कि इस सेल के साथ इंटरनल रेजिस्टेंस है या नहीं, ठीक है। सो आई एम नॉट अवेयर, तो मैं कुछ खाली जगह छोड़ रहा हूं इधर, ठीक है, विल सी कुछ अगर सेंस बनाता है कोई एमसीक्यू हमारे लिए तो उस हिसाब से देख लेंगे इसको। अच्छा, कनेक्टेड किसके साथ है? वेरिएबल रजिस्टर, सो इट इज कनेक्टेड टू अ वेरिएबल रजिस्टर, सही है, एंड यही आपका बस सर्किट। द रेजिस्टेंस ऑफ दिस वेरिएबल रजिस्टर इज डिक्रीज, इसकी रेजिस्टेंस आपने डिक्रीज करी है, तो आपसे अब पूछा जा रहा है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, कि वो इंक्रीज करेगा या वो डिक्रीज करेगा। तो सबसे पहले तो विदाउट लुकिंग एनी ऑफ द रीजंस मुझे बताएं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? बिकॉज V इक्वल्स टू आई आर, परफेक्ट। सो आप टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कैसे दे सकते हैं? यूजिंग V इक्वल्स टू आई आर, राइट, बिकॉज अगर आप टर्मिनल वोल्टेज बोल रहे हैं वो VT है ये वाला, ठीक है, एक तो फॉर्मूला है E माइनस आई आर, राइट। अब वी डोंट नो इंटरनल रेजिस्टेंस है या नहीं, बट इधर से अंदाजा लग रहा है कि इंटरनल रेजिस्टेंस वगैरह भी इसमें है, तो बना लेते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरे तरीके से कैसा लिख सकते हैं उसी VT को? IR के थ्रू, ठीक है, बिकॉज ये जो दो पॉइंट है वो इधर ही इसके साथ भी कनेक्टेड है विद जस्ट वायर्स, सो द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ द सेल, ठीक है। तो यस, जस्ट एज दानिया सर भाई, अगर आप रेजिस्टेंस डिक्रीज कर रहे हैं तो आप रेजिस्टर के वोल्टेज पे डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं कि उसका वोल्टेज भी डिक्रीज करेगा, और क्योंकि उसका वोल्टेज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी है, सो योर आंसर शुड बी डिक्रीज्ड एंड नॉट इंक्रीज्ड, ठीक है। अच्छा, अब because the current in the variable resistor decreased or more work is done moving unit charge to the internal resistance of the cell, अगर आप पहला वाला प्रूव नहीं भी कर सकते हैं तो आई थिंक इट इज वेरी इजी टू प्रूव कि करंट के साथ क्या हो रहा है। अगर आपने इसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज करी है तो आर इफेक्टिव को क्या होगा? वो भी डिक्रीज करेगा, तो करंट को क्या होगा? करंट इंक्रीज होगा, ठीक है। सो दैट इज द थिंग, योर करंट डिड नॉट डिक्रीज, इट increased, ठीक है। एंड देखो, नाउ दिस मेक सेंस बिकॉज मोर वर्क इज डन मूविंग यूनिट चार्ज टू, यस मोर वर्क इज डन, क्योंकि अगर जो है पावर को हम देख लेते हैं फॉर इन दिस केस, ठीक है जी, सो आई स्क्वायर स्मॉल आर होगी, अगर आपने करंट बढ़ा दिया है, इंटरनल रेजिस्टेंस वही कांस्टेंट है, तो आपकी पावर भी बढ़ जाएगी स्क्वायर के फैक्टर्स। दिस इज आज मल्टीट्यूड ऑफ टाइम्स, ठीक है। अब मल्टीट्यूड ऑफ टाइम्स आपको यकीन नहीं आएगा कितनी दफा पेपर्स में आ चुका है यही सवाल, इसमें कुछ भी, बस ये याद करके चले जाओ, हर पेपर में आता है, ठीक है। तो बस ये दिमाग में रख लें, इसका एक मार्क प्रोबेबली कल भी मिल जाएगा आपको फ्री का। अच्छा, नाउ a battery of electromotive force 10 volts and internal resistance R is connected to three resistors of resistances 2 ohms 15 ohms as shown। थ्री रेजिस्टेंसेस थी, अच्छा, R है एक 2 है एक 15 है, एक R है एक 2 है एक 15 है, ठीक है। A current of 0.45 amperes in the resistor of resistance 2 ohm and a current of 0.48 amperes is in the resistor of resistance 15 ohm. What are the values of small r and capital R? तो how do you think we should work for this? अच्छा, सबसे पहले तो work out the things that are easier to work out, ठीक है जी। पहले तो वो चीजें निकालो जो आसान है,
वेरी गुड, करंट ऐड करो सबसे पहले तो, दिस शुड बी योर थिंग, ये दो करंट्स हैं इसमें, ठीक है, सो द टोटल करंट ओवर हियर शुड बी 0.93, दोनों का सम, ठीक है। अच्छा, देन इफ यू लुक वेरी क्लोजली आई कैन वर्क आउट द वोल्टेज अक्रॉस दिस ब्रांच, कर सकता हूं ऐसा, ऐसा हो सकता है क्योंकि 0.48 इंटू 15 नहीं करना है बस, राइट। सो लेट्स वर्क आउट द वोल्टेज ऑफ दिस ब्रांच, 0.48 इंटू 15, 7.2, so that is 7.2। अब क्या मसला है इसके साथ, ये पैरेलल में है, तो इस बात का मतलब क्या हुआ कि हर चीज का हर ब्रांच का जो वोल्टेज है वो यही आएगा, 7.2 आएगा, यानी 7.2 इसका भी वोल्टेज है, 7.2 इस पूरी ब्रांच का भी वोल्टेज है, और 7.2 बैटरी की टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी है, ठीक है जी। सो दिस इज समथिंग वेरी यूजफुल टू अस। अब इसकी कर लेते हैं कैलकुलेशन, ठीक है, ये कैसे होगी, 7.2 इसका कैसे आएगा, जब आप लगाएंगे V इक्वल्स टू आई आर, ठीक है जी। V क्या ले रहे हैं आप, अगर आप 7.2 ले रहे हैं, करंट आप 0.45 ले रहे हैं, और आप जो है वो पूरी ब्रांच के अक्रॉस लेना चाह रहे हैं, यू आर ट्राइंग टू टेक द वोल्टेज अक्रॉस द होल ब्रांच दैट इज 7.2, तो आपको रेजिस्टेंस क्या लेनी पड़ेगी, पूरी ब्रांच की लेनी पड़ेगी, तो पूरी ब्रांच की रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, R+2, ठीक है, दैट्स R+2। सो बेसिकली 7.2 डिवाइड बाय 0.45 -2 विल इक्वल्स टू R, तो R क्या आ रहा है, R is coming out to be a 14 ohms। एंड लास्ट वर्किंग कर लेते हैं, दानिया ने बोला था सर ये इस्तेमाल कर लें, V इक्वल्स टू E माइनस आई आर। अब V हमें पता चल गया, टर्मिनल वोल्टेज दैट्स 7.2, EMF हमें पता है दैट्स 10, करंट हमें पता चल चुका है दैट्स -0.93, एंड R आपके पास ये आ गया, तो 7.2 - 10 डिवाइडेड बाय -0.93 शैल इक्वल्स टू योर इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। So what is this answer working out to be? So that is working out to be a 3 ohms, ठीक है। अच्छा, -3 नहीं आएगा क्योंकि ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 आएगा, ठीक है। अच्छा, सो इट इज 3 and 14 अकॉर्डिंग टू अस। अच्छा, अब इलेक्ट्रिसिटी में मैं कोई पिन पॉइंट करके नहीं बता सकता टॉपिक, ठीक है, बट इस बात को तो समझ में आता होगा, ये सबको आना चाहिए, सबको पता होना चाहिए V इक्वल्स टू आई आर कैसे लगाना है, सीरीज पैरेलल सर्किट्स आपको पता होने चाहिए, एक दो सवाल कल आराम से आने वाले इस बात, ठीक है। सो यू शुड बी अवेयर विद द फॉर्मूलाज, यू शुड बी गुड विद अप्लाइंग देम, पता होना चाहिए सीरीज क्या है, सीरीज क्या है, पैरेलल क्या है, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी में मोस्टली आपके जो है वो सारे टॉपिक्स टेस्ट होंगे, ठीक है, जो भी इलेक्ट्रिसिटी में हमने पढ़ा हुआ है वो सारे टॉपिक्स यूजुअली टेस्ट हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने पावर पढ़ी है, पावर का भी फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है, लगाने को आ गया, रेशियो निकालने को आ गया, ठीक है। आपने सीरीज पैरेलल सर्किट्स पढ़े में, V इक्वल्स टू आई आर आ गया, ठीक है, वो आपको आना चाहिए। आपने इंटरनल रेजिस्टेंस पढ़ी है तो इंटरनल रेजिस्टेंस वगैरह भी आती है, ठीक है। पोटेंशियोमीटर बहुत ज्यादा नहीं आता, आता है P1 में ही ज्यादा आता है वैसे तो P2 के लिहाज से, लेकिन बहुत ज्यादा हर दफा और कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सवाल इसके नहीं होते हर, ठीक है। सिर्फ डबल गैल्वेनोमीटर वाला क्वेश्चन नहीं हुआ, वो करवा दीजिएगा, तो मुझे भेज दो, मैं कहां से करवाऊं डबल गैल्वेनोमीटर, आई ट्राई टू डू दैट फॉर यू, ठीक है। सो V इक्वल्स टू आई आर, एंड जो इलेक्ट्रिसिटी का जो मेन क्रक्स है, करनी आनी चाहिए कैलकुलेशन वगैरह, उससे भी एक क्या एटलीस्ट 2-3 MCQs उसके भी आ रहे हैं, जिसमें आपको सिर्फ V इक्वल्स टू आई आर ठोक ठोक के जल्दी जल्दी करंट कहाँ पे है, वोल्टेज क्या है, एंड सो ऑन सो फॉर्थ करके पावर एंड दिस ये सब कुछ निकाल के आपको कैलकुलेशन करके आंसर देना होगा, ठीक है। अच्छा, then let's look at this one. A battery of negligible internal resistance is connected in series with a thermistor and a fixed resistor of resistance 12 kilo ohms as shown. The table shows the resistance of the thermistor at two different temperatures. तो 20 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर इसकी रेजिस्टेंस ये है, 50 डिग्री सेल्सियस की रेजिस्टेंस ये है, ठीक है। The potential difference V out across the fixed resistor is 4.5 when the thermistor is at a temperature of 20 degree Celsius, ठीक है। What is V out when the temperature is at a when the thermistor is at a temperature of 50 degree Celsius, ठीक है। अच्छा, नाउ इसकी रेजिस्टेंस फिक्स्ड है, इसकी रेजिस्टेंस चेंज करती है, और दो टेम्परेचर्स पे आपको दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, द फर्स्ट थिंग दैट दे हैव गिवन टू यू इज कि अगर आप जो है V आउट लेना चाहते हैं 4.5 वोल्ट्स,
तो आपका टेम्परेचर होना चाहिए 20 डिग्री सेल्सियस एंड योर रेजिस्टेंस मस्ट बी 12 किलो ओम्स, ठीक है, सो इट शुड बी 12 किलो ओम्स ओवर हियर, ठीक है, फॉर दिस इज वेल, सही है। अच्छा, नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू यू गोइंग टू वर्क आउट द वी, या चलो हम यही कर लेते हैं, ठीक है, चलो लेट्स डू दैट। तो ये कहते हैं ये ईएमएफ ऑफ द बैटरी है। अच्छा, अब आपने बैक ट्रैक वर्किंग करनी है, ठीक है, यू नो द वोल्टेज ऑन दिस, यू नो द रेजिस्टेंस ऑफ दिस, तो यू कैन वर्क आउट द करंट इन द टोटल सर्किट, ठीक है। ये पहला वाला केस सिनेरियो, हम पहला वाला केस सिनेरियो सॉल्व कर रहे हैं जब 20 डिग्री सेल्सियस है आपका टेम्परेचर, ठीक है। सो आप लगाएंगे V इक्वल्स टू IR, योर वोल्टेज इज एट 4.5, your current is what you're trying to find out, and your resistance is 12,000 ohms, ठीक है, and then your current is going to come out to be a 4.5 divided by 12,000, ठीक है। so this is going to come out to your current क्या आ रहा है हमारे पास 3.75 into 10 to the power minus 4, सही है। अच्छा, अब what we can do, मुझे ये पता चल गया है कि करंट क्या है अब सर्किट में, सो आई कैन वर्क आउट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बोथ ऑफ दीज रेजिस्टर्स। मैं ये निकाल सकता हूं दोनों रेजिस्टर्स के अक्रॉस क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। इसका एक शॉर्टकट मेथड भी बताऊंगा, वो भी समझ लेना, क्योंकि आपको ये सारी वर्किंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, तो वो कैसे निकल सकता है, अगर मुझे टोटल वोल्टेज निकालना है तो मुझे टोटल करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस करनी पड़ेगी, राइट, एंड देन आपका टोटल वोल्टेज इज बेसिकली द ईएमएफ, your total current is 3.75 into 10 to the power minus 4 and your total resistance is 12 kilo ohms times 2, ठीक है, यानी 24 kilo ohms, so this is going to work out to be definitely a 9 volts, ठीक है, ये 9 volts के बराबर आएगा। अब ये चीज देख लें, बहुत आसान है इसको देखना, जब दो रेजिस्टर्स की रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम हो और वो दोनों सीरीज में कनेक्टेड हो, तो अगर इसमें से कुछ करंट जा रहा है और वो 4.5 वोल्ट प्रोड्यूस कर रहा है, तो सीरीज का मतलब क्या है, यही करंट इसमें से भी जाएगा, तो इसका मतलब है अब क्योंकि इन दोनों की सेम रेजिस्टेंस है तो लाजिमन बगैर कैलकुलेशन करे भी आई न्यू कि इसके ऊपर 4.5 वोल्ट्स होंगे, एंड देन आई कुड हैव डायरेक्टली वर्कड आउट कि इसके ऊपर क्या होते हैं 9 वोल्ट्स होते हैं। तो ये क्या हो गई, आपकी कैलकुलेशन सिंपलीफाई हो गई, आपको एक केस सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, तो आपको ऑब्वियसली इस तरीके से हिंट्स दी जाएंगी, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू रिमूव दिस वर्किंग एंड आई एम जस्ट गोइंग टू डू इट डायरेक्टली लाइक दिस, ठीक है, वी जस्ट गोइंग टू क्या कहते हैं, ये चलो रहने देते हैं वर्किंग, ठीक है, बट आई जस्ट वांट टू यू टू अंडरस्टैंड कि ये सब शॉर्टकट मेथड्स हैं एंड यू कैन यूज दैट, ठीक है। अगर आप कह रहे हो सीरीज में करंट सेम होता है, तो अगर दो रेजिस्टर्स की रेजिस्टेंस सेम है तो इसका मतलब ये है कि उनके ऊपर आपका वोल्टेज भी सेम आएगा, एंड देन यू कैन टेक दी सम ऑफ द वोल्टेज एंड यू विल गेट 9 वोल्ट्स ओवर हियर, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि हमें 50 किलो ओम रेजिस्टेंस करनी है थर्मिस्टर की, जब टेम्परेचर जो है वो 50 डिग्री सेल्सियस है। सो लेट्स डू दैट, सो टेम्परेचर इक्वल्स टू 50 डिग्री सेल्सियस। अब क्या कर सकते हैं, मुझे ढूंढना क्या है, मुझे वी आउट ढूंढना है, तो वी आउट कैसे निकलेगा, करंट निकालेंगे सर्किट में क्या है एंड देन इस रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे टू गेट द वी आउट, ठीक है। सो करंट कैसे निकलेगा, वीटी विल इक्वल्स टू आईटी आरटी, वीटी क्या है 9 है, आईटी क्या है, दैट्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट फॉर द न्यू सर्किट, आरटी क्या है 5 किलो ओम इसकी एंड 12 किलो ओम इसकी, तो क्या हो गए 17 किलो ओम्स। So your IT is going to work out to be 9 over 17 into 10 to the power 3 amperes, ठीक है, and then your V out, क्योंकि वो उसके अक्रॉस है इस वाले के अक्रॉस, तो सीधा सीधा आप क्या कर लेंगे, आप करंट इनटू इसकी रेजिस्टेंस कर लेंगे, करंट क्या आ रहा है, ये आ रहा है 9 डिवाइड बाय 17 into 10 power 3 into the resistance, that's 12 किलो ohms, ठीक है जी। so this is going to work out to be, सिर्फ ये कर ले 9/17 into 12, that should give you your value. 6.35 is your answer to this, ठीक है। Did everyone understand this shortcut वाला तरीका, ये सब करने की जरूरत नहीं थी, आपको ऐसी hints मिलेंगी अपनी एग्जामिनेशन पेपर में, सेम रेजिस्टेंस एंड सो ऑन सो फॉर्थ, तो यू कैन डायरेक्टली अज्यूम सम थिंग्स। ये सिर्फ सीरीज के लिए ट्रू है, पैरेलल के आपको सबको पता है क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है, तो उसमें तो कुछ और करने की जरूरत भी नहीं है, कैलकुलेशन सो फॉर्थ, ठीक है। सर पोटेंशियल डिवाइडर वाले तरीके से करवा दें, अच्छा, पोटेंशियल डिवाइडर का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज वी आउट इक्वल्स टू
जो भी आपकी रेजिस्टेंस इसके अक्रॉस आप देखना चाह रहे हैं, सो लेट्स से दी आर आउटपुट ओवर आर इनपुट प्लस आर आउटपुट, ठीक है, इनटू 100 इनटू सॉरी वीएन, ठीक है, यानी इट इज दी रेशियो ऑफ वॉट एवर थिंग इज अक्रॉस आर आउट, ठीक है। अच्छा, अगर आप ये करते हैं तो हमें पता है वी आउट जो है वो आपका 4.5 है, ठीक है, आर आउट आपका क्या है 12 है, एंड देन आर इन प्लस आर आउट फॉर द फर्स्ट केस इज 24, ठीक है, 24 किलो ओम्स, एंड देन इनटू वी इन क्या हो गया आपका, वी इन हमें नहीं पता, ठीक है, लेट्स से वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट दिस वी इन, ठीक है, तो वही हो जाएगा, ठीक है, आपके पास वी एन की कैलकुलेशन क्या आ जाएगी 1 2, सो वी एन आ गया आपके पास 9 वोल्ट्स, ठीक है, वही आ गया कि ये आपका ईएमएफ है, एंड देन आप दोबारा से लगाओ इसी चीज को, ठीक है, हमें वी आउट क्या, हमें वी आउट ढूंढना है अब, ठीक है, आर आउट क्या है वो वही है 12, ठीक है, आर इन क्या है, आर इनपुट नहीं लिखना चाहिए वैसे तो इसको, लेट्स जस्ट से जो भी अदर रेजिस्टेंस है उसको आर एक्स, ठीक है, तो आर एक्स इज नाउ 5 किलो ओम्स, तो 5 प्लस 12 इज 17, एंड देन वी एन इज 9, एंड देन यू कैन गेट द सेम फॉर्मूला, द सेम, ठीक है, वो वही तरीका है, दोनों में वही चीज है, बस इसमें डायरेक्ट हो जाता है, ठीक है, अगर याद है तो यू कैन डू दैट, बट अगर याद नहीं है तो यू कैन ऑल्सो गो विद दिस इज इजियर, ठीक है, बट I don't know if you can remember this or not. इसको याद कर सकते हो, याद है तो you can use this as well, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई वो हर्ज नहीं है। I didn't teach you this because अब इसमें बहुत सारी चीजें आती है याद करने को, ठीक है। अच्छा, what is a conclusion from the alpha particle scattering experiment? तो क्या conclusion है? This is not a conclusion, this is not a conclusion, this is not a conclusion, ठीक है, so the conclusion is C. Then americium is a radioactive nuclide used in smoke detectors. It undergoes alpha decay to form nuclide X. This decay may be represented by the equation shown. What are the values of A and Z? बहुत आसान है, अल्फा पार्टिकल क्या होता है 4 2 होता है, तो आपने इसमें से 4 सब्ट्रैक्ट करना है यानी 237 कर लेना है, और 95 में से 2 सब्ट्रैक्ट करना है यानी 93 कर लेना है, ठीक है जी, सो इट्स गोइंग टू बी A. बहुत आसान, once again, and then a top quark has a charge of plus 2 upon 3 E, where E is the elementary charge. What is the charge of an anti-top quark? तो anti-top quark का charge क्या होगा, इसी क्या बिल्कुल एग्जैक्ट उल्टा होगा, ठीक है जी।